परिवार पूरे देश में विदेश में सुरक्षित और सकुशल रहे। इन्हीं भावना के साथ में हमारे संस्थापक अध्यक्ष मेरे पूज्य पिताजी रामदास जी अग्रवाल को प्रणाम करते हुए और आज जयपुर में शहर में जो वेबिनार हो रहा है, जयपुर के आराध्य मोती डूंगरी गणेश जी और गोविंद देव जी महाराज को चरण वंदन। आज की सभा में उपस्थित बंधुओं, डॉक्टर मोहित शर्मा जी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, SMS हॉस्पिटल जयपुर, आपका स्वागत है। हृदय से स्वागत है कि आपने शहर इस वेबिनार में पार्टिसिपेट करके और आज जो भ्रांतियां फैल रही हैं चारों तरफ, उसको दूर करने में आपके द्वारा इस वेबिनार से जरूर पूरा होगा। मैं स्वागत करता हूं हमारे श्री सुभाष जी गुप्ता, वर्किंग प्रेसिडेंट दिल्ली से हैं। श्री DD अग्रवाल जी, वर्किंग प्रेसिडेंट जयपुर से जुड़े हैं। डॉक्टर SS अग्रवाल, प्रेसिडेंट राजस्थान वैश्य महासम्मेलन। श्री गोपाल जी गुप्ता, जनरल सेक्रेटरी राजस्थान प्रदेश वैश्य महासम्मेलन। श्री कालानी जी, इंटरनेशनल हमारे कन्वीनर इस प्रोग्राम के। श्री सुदेश अग्रवाल जी, प्रेसिडेंट IVF बंगाल। श्री शालिनी राजवंशी जी, IVF महिला विंग की राजस्थान की अध्यक्षा। श्रीमती मीना गुप्ता जी, प्रेसिडेंट पंजाबी बाग महिला दिल्ली से हैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं। श्री KK गुप्ता जी, हमारे वेस्टर्न राजस्थान के प्रभारी। समस्त उपस्थित बंधुओं बहनों, सबका बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आज का वेबिनार जो जयपुर प्रदेश ने ऑर्गेनाइज किया है, इट इज अ डिमांड ऑफ द डे। पीपल आर कंफ्यूज्ड how to move ahead. There are a lot of misgivings, misunderstandings going on around the world, around the cities, around the town, कि ये महामारी क्या है। पिछली वेव में कोरोना एक आया था, लोगों ने बड़ी दृढ़ता से फेस किया, और इस दूसरी वेव के अंदर जो कोलेटरल नुकसान हुआ, हमारे परिचित लोगों का जो कैजुअलिटीज हुई है वो सोची नहीं थी। घर घर को कोरोना ने टच किया है, लोग परेशान हैं और लिटरली एक तरह से डरा हुआ माहौल हो गया है। कोरोना से उभर भी नहीं पा रहे थे, साथ साथ ये ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस का एक नया और रोग चारों तरफ जो रोज दिन भर टीवी पे आता है, एक भय का वातावरण पैदा कर रहा है। बंधुओं, ये सब चीजें आज इस वेबिनार में मुझे जरूर निश्चय है कि आज इसी बात पे चर्चा करके और इसमें जो भ्रांतियां फैल रही हैं, और डॉक्टर मोहित शर्मा पूरी कोशिश करके हमारी इन बातों का जवाब देंगे, जिससे कि ये भ्रांति और मन में जो एक डर का वातावरण हो सबके मन में हो रहा है वो दूर होगा। आज सभी बंधु को बताना चाहता हूं कि कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी के नाते हमने जो IVF रिलीफ फंड का पैसा लास्ट टाइम इकट्ठा करा था, उसका उपयोग करते हुए जिस तरह से ऑक्सीजन की कमियां पूरे देश में महसूस की गई, उसी के तहत हमने प्राण वायु योजना के तहत सारे प्रदेशों को ऑक्सीजन कंसंट्रेट डिस्पैच करना शुरू करा है। और अभी तक हमने 40 कंसंट्रेटर्स अलग अलग प्रदेशों को भेज दिए हैं और 40 पाइपलाइन में, क्योंकि इंपोर्टर जो हमारा जिसके थ्रू हो रहा है उसका कंसाइनमेंट और हमारे मंगलवार या बुधवार तक आएगा, और फर्दर 40 हम जो है कंसंट्रेटर्स अलग अलग प्रदेशों में भेज देंगे। ये समय की पुकार है, समाज में आगे बढ़ के काम करना है, दायित्व लेना है। कोई दे या नहीं दे, पर हमको अपने समाज में, हम वैश्य समाज ने हमेशा देना सीखा है, आगे बढ़ के काम करना सीखा है। आज अभी KK गुप्ता जी बोल रहे थे कि हमको टैक्स कलेक्टर की उपाधि मिलनी चाहिए, हमको ये सब मिलना चाहिए। बंधुओं, मैं उनकी बात से सहमत हूं, पर अभी समय है सेवा का। आइए हम सब मिलकर के सेवा भाव से जो समाज को भी जरूरत है, जो डर है, उसको दूर करें। एक मील टू हील हमने स्कीम चालू की है, जिसके तहत कोविड पेशेंट्स को हम घर पे कॉम्प्लीमेंट्री मील्स पहुंचा रहे हैं, हम उनके घर पे डिलीवर कर रहे हैं। इसकी भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। श्रीमती शालिनी जी ने भी जयपुर में इसको स्टार्ट करा है, उनको बहुत बहुत बधाई। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से सब लोग मील टू हील करके पहुंचा रहे हैं। बंधुओं, मेरा आपसे निवेदन है, हम कभी भी ये अपने एडवर्टाइजमेंट में कहीं नहीं लिखें हम आपको फ्री मील दे रहे हैं। एक आपको मैं शेयर करना चाहता हूं कि टाटा ने
अपनी नैनो कार लॉन्च की थी। वो हिंदुस्तान की और दुनिया की सबसे सस्ती गाड़ी थी, और ये सस्ती को उस ब्रांड पे जो चीपेस्ट व्हीकल ऑफ द वर्ल्ड नाम जो जुड़ा, वो गाड़ी बाजार में फेल हो गई। कोई भी आदमी चीपेस्ट व्हीकल के अंदर बैठ के नहीं चलना चाहता है। और वो इसका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च हुआ कि नैनो गाड़ी ये जो इसने निकाली थी टाटा ने, फेल क्यों हुआ, उसमें केवल मार्केटिंग में एक वर्ड चीपेस्ट व्हीकल ऑफ द वर्ल्ड, वो उसको ले डूबा। हम किसी को अगर समाज में काम कर रहे हैं तो उसको सम्मान के साथ दें। हम कहीं नहीं लिखे हम आपको फ्री में दे रहे हैं, हम लिखे हम सहयोग कर रहे हैं, हम कॉम्प्लीमेंट्री भेज रहे हैं, आपकी दुख दुविधा में हम आपका हाथ बटा रहे हैं। मुझे अच्छा लगेगा कि वर्ड कहीं पे भी हम फ्री का जहां कहीं लिखा हुआ आ रहा है, गोपाल जी आप ध्यान रखें, वहां से काइंडली वर्ड हटवा दें। सम्मान के साथ में हम कार्य करें। आज के वेबिनार में मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ, समाज के द्वारा करे गए कार्यों को पूरे देश में अलग अलग प्रदेशों में जो काम चल रहा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। मुझे खुशी है हर प्रदेश अध्यक्ष, हर समाज का वैश्य बंधु काम कर रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सेकेंड वेव में भी हम बड़ी दृढ़ता के साथ में फेस करते हुए और सक्सेसफुली बाहर निकलेंगे। मेरा निवेदन है, स्टे होम, स्टे सेफ, वैक्सीनेशन कराएं। अगला ड्राइव अपना आईवीएफ का वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रोत्साहित करें। हम लोग वैक्सीनेशन ड्राइव करें, जिससे कि जो मोदी जी का कॉल, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो कॉल है, ईच वन वैक्सीनेट वन, उसमें हम भागीदार बने। आइए हम संकल्प करें कि हम वैक्सीनेशन करेंगे और कराएंगे। आज के इस वेबिनार में आपने जो बुलाया, बोलने के लिए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरा विश्वास है कि there will be a very constructive discussions in this webinar. I wish this webinar all the success. Thanks very much. Thanks. नमस्कार। धन्यवाद अशोक अग्रवाल जी। और अब मेरा आग्रह है संक्षिप्त उद्बोधन के लिए डॉक्टर एस.एस. अग्रवाल साहब, प्रदेश अध्यक्ष। डॉक्टर साहब, आपका नाम से नजर तो आ रहा है डॉक्टर एस.एस. के नाम से, और डॉक्टर साहब को होस्ट हैं आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ डॉक्टर साहब। कालानी जी। हाँ बिल्कुल साहब, बिल्कुल सुन रहे हैं आपको डॉक्टर साहब। कालानी जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है डॉक्टर साहब, आ रही है। हाँ। इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन के तत्वाधान में आज आयोजित इस वेबिनार में मैं राजस्थान की तरफ से सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी और जो सभी श्रोतागण हैं उन सबका स्वागत करता हूं। मैं विशेष रूप से डॉक्टर मोहित शर्मा जो सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अशोक जी अग्रवाल ने अपना उद्बोधन दिया, आप सबको जानकारी प्राप्त हुई। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए केवल ये बात कहना चाहता हूं कि आज जो ये वेबिनार हो रही है उसके अंदर आप सभी लोग डॉक्टर मोहित शर्मा को सुने और जिस प्रकार से कोविड का एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसकी पालना करें, जिससे कि हम इसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकें। हम सभी इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन के जो सदस्य हैं वो सब समर्पित हैं इस कोविड महामारी को से पूरी आम जनता को और सभी लोगों को सेवा भाव के साथ उनको लिए समर्पित हैं। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और यहाँ पर सभी उपस्थित लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन जो सभी सेवा भाव से काम कर रहा है वह इस टाइम भी किसी से
किसी भी प्रकार की आवश्यकता होगी तो उसके अंदर पीछे नहीं रहेगा। एक बार फिर आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय वैश्य। धन्यवाद डॉक्टर एस एस अग्रवाल साहब। और अब इंतजार की घड़ियां गोपाल जी, रही है। गोपाल जी एक मिनट, हमारे साथ में बेंगलोर से हमारे वाइस प्रेसिडेंट ओपी पोदार जी भी जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत है। गोपाल जी, आप सबको नहीं पहचान रहे, मैंने भी देखा स्क्रीन पे सबको, इसलिए मैं एक बार उनका वेलकम कर दूं। बेंगलोर से ज्वाइन किए ओपी पोदार जी। धन्यवाद सर। डॉक्टर मोहित शर्मा हमारे अपने प्रदेश के गौरव, एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर से एमबीबीएस करने के बाद आप 2003 से वहीं पर मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्यरत रहे। उसके बाद आपने एमएस की डिग्री भी बीकानेर से ही की। तत्पश्चात एसएमएस मेडिकल कॉलेज से कार्डिक सर्जरी में सुपर स्पेशलिटी की। आपके 40 से ज़्यादा रिसर्च पेपर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नवाजे गए। आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे कार्डियो थोरिक एंड वेस्कुलर सर्जरी में जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर एवं गवर्नमेंट कॉलेज कोटा में। वर्तमान में आप एसएमएस मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है। आप श्री रविशंकर जी की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी के रूप में भी लगातार हैप्पीनेस प्रोग्राम कंडक्ट करते रहते हैं। आपकी 20 वेबिनार तो इस एक माह के अंदर में संपन्न हुई है, जिसमें हजारों लोग लाभान्वित हुए हैं। और उसके पूर्व भी आपने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, आईआईटी चेन्नई, फोर्टिस हॉस्पिटल, जेएलएन मेडिकल कॉलेज, डीएमए करौली एवं आरएसी में भी आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट पर अनेकों सेशन कंडक्ट किए हैं। मैं आपको इन 2 लाइनों के साथ प्रस्तुत करता हूं डॉक्टर मोहित शर्मा जी कि सितारों से आगे जहां और भी है, आप शाहीन है, अंदाज है परवान आपका, आपके आगे आसमां और भी है, आपके आगे आसमां और भी है। डॉक्टर मोहित शर्मा। नमस्कार और धन्यवाद कालानी जी, और साभार आईवीएफ का कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। फॉर्चुनेटली अपन ने एक लोगों के साथ में किया और वो वेबिनार इतना प्रचलित हुआ कि अब ये मतलब पूरा सप्ताह वेबिनार से कम्प्लीटली फिल्ड अप है। तो इट्स रियली वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे आप लोगों ने यहाँ पर इनवाइट किया है टू रिमूव ऑल द कंफ्यूजन्स रिलेटेड टू कोविड। और मुझे लगता है हम सबको यहाँ पर समग्र स्वास्थ्य की बात करनी चाहिए, क्योंकि समग्र स्वास्थ्य अगर कहीं ना कहीं हम बात करते हैं तो उसमें कोविड अपने आप ही इजीली सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं उन सारे लोग जो कोविड की इस त्रासदी में जिनको कहीं ना कहीं वो असुविधा रही या सुविधाओं का अभाव रहा, कुछ लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए, उन सब के प्रति मेरी सहानुभूति है। ये सहानुभूति इसलिए जरूरी है क्योंकि हम इन सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर नहीं थे कभी भी। भारत देश जब आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद हमने कभी इस तरह की कल्पना नहीं करी थी कि इस तरह की कोई महामारी हमारे देश में, जब हम ये कल्पना नहीं कर सकते थे कि इस तरह से कभी कोई अच्छा, मेरी आवाज़ धीरे आ रही है, किसी ने डाला है। नाउ एम आई ऑडिबल क्लियरली? अगर आपको लगता है आवाज़ धीरे तो आई थिंक अपने अपने सेटअप्स को आप वॉल्यूम इंक्रीज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ तो ये मेरे अच्छे से दिखा रहा है ऑडिबिलिटी। तो उन सब के प्रति सहानुभूति है सबसे पहले, क्योंकि अभी परसों ही मैं अपनी कज़न सिस्टर के फनरल में जाके आया तो मुझे लगा कि बहुत सारी चीज़ें प्रिवेंटेबल हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रिवेंटेबल हैं और बहुत सारी चीज़ें मैनेजेबल हैं। आपकी जैसी संस्था सेवा का कार्य कर रही है, इस तरह की सेवा का कार्य करने वाली अगर अनेकों संस्थाएं एक साथ जुड़ें तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही मैनेजेबल है। नाउ मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले योग वशिष्ठ के एक उदाहरण से। योग वशिष्ठ में श्री राम ने जब गुरु वशिष्ठ से पूछा, हे ऋषिवर, हे गुरुवर मुझे बताओ, वशिष्ठ ने कहा स्व स्थितः इति स्वस्थः। एक लाइन में परिभाषित किया समग्र स्वास्थ्य को, स्व स्थितः इति स्वस्थः। जो स्व में स्थित है, जो सेल्फ रिपोज्ड है, जो अपने भीतर अवस्थित है, वो स्वस्थ है। और अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस व्हाट इज हेल्थ?
फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग, नियरली एब्सेंस ऑफ द डिजीज इज नोन एज हेल्थ। ये 2 लाइन की परिभाषा जो मेडिकल साइंस में प्रचलन में आती है स्वास्थ्य की, जो फिजिकली, मेंटली, सोशली और स्पिरिचुअली, इन चारों पैरामीटर्स पे जो फिट है वो हेल्दी है, जिसमें बीमारी का अभाव है। और कमाल बात ये, मनुष्य की अनंत काल से एक इच्छा रही है, अनंत काल से, कि मैं अमर हो जाऊं। मनुष्य की एक इच्छा है। अभी हम सब आंख बंद करके अगर गौर से अपने आप को देखेंगे तो शायद पाएंगे कि ये इच्छा तो भीतर है कहीं ना कहीं, या हम कुछ ऐसा कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि हजारों साल के लिए हम इस धरती पर हैं, जबकि हमारे अगले पल का हमें पता नहीं होता। इट इज अमेजिंग फैक्ट, बट इट इज। हमको लगता है कि हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लें, ये हमारी एक सबसे डीपेस्ट डिजायर है, बट इट इज नॉट पॉसिबल। तो मृत्यु बेसिकली इनएविटेबल है। और यहाँ मैं हमेशा जितने भी मेरे वेबिनार्स हुए उनमें एक और स्टोरी सुनाता हूँ। आप सब जानते होंगे, गौतम बुद्ध, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु, इन 3 चीजों को देख लेने के बाद ही सत्य की खोज में गौतम बुद्ध निकल गए। और अभी क्या हो रहा है, हम सब ने एक चश्मा लगा रखा है, उस चश्मे का नाम है कोविड। हमें जो भी बीमार, जो भी बूढ़ा और जो भी मृत्यु नजर आती है तो हम उसके ऊपर एक मोहर लगाते हैं जिसका नाम है कोविड। बचपन में सब कभी न कभी मेले में गए होंगे तो रंगीन चश्मे थे। जिस रंग का आप चश्मा लगाते हैं उसी रंग की सारी दुनिया दिखाई देने लगती है। तो वर्तमान में अभी सबका क्या है, कोविड का चश्मा लगाया। आप गौर से देखो, अगर घर में किसी को छींक भी आती है या अगर घर में किसी को हल्का बुखार भी है तो पहला सस्पिशियस क्या जाता है कि गया, समथिंग इज रॉन्ग, कोविड हो गया है, अब भागो भागो भागो। होता यह है कि हम भय में क्या छोड़ते हैं। कभी गौर से देखो अपने मनुष्य प्रकृति को, जब भी हम कभी भय में हुए हैं, डिप्रेशन में हुए हैं, तो हम क्या छोड़ते हैं, हम कमिटमेंट एंड होप को छोड़ते हैं, प्रतिबद्धता और आशा को छोड़ देते हैं, और पकड़ते क्या है, पकड़ते हैं क्रोध, घृणा, आक्रोश, ईर्ष्या। आप देखो, जिन जिन भी पेशेंट्स के परिजन हॉस्पिटल में जिनकी डेथ हुई है, अब किसी चिकित्सक का या किसी अस्पताल का कोई ऐसा इंटेंशन रहेगा क्या कि मेरे यहाँ भर्ती मरीज की डेथ हो नहीं। लेकिन क्या होता है, हम भय में या डिप्रेशन में पकड़ के रखते हैं आक्रोश को और पकड़ के रखते हैं क्रोध को, और छूटता हमसे ऑटोमेटिकली क्या है, आशा, प्रतिबद्धता, कमिटमेंट एंड होप को छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद ये सारा मैस होता है। तो इसके अपन 3 भागों में इस पर चर्चा करेंगे। पहला तो चर्चा करेंगे एग्जैक्टली ये बीमारी क्या है, क्या इसके ओरिजिन है, क्या इसके सारी, ऑलरेडी बहुत सारा यूट्यूब पे, फेसबुक पे ज्यादातर लोग तो नॉलेजेबल हो चुके हैं ऑलरेडी। और कमाल बात ये, मैं इस नॉलेज को एक थोड़ा घृणित शब्द है लेकिन इस्तेमाल करूंगा कि हर बंदर के हाथ उस तरह है। अगर कभी बचपन में आपने कहानी सुनी होगी, बंदर, उस्तरा और राजा, जिस राजा के गले पे मक्खी बैठी और बंदर उसका चौकीदार था और उसके हाथ में उस्तरा था, तो गर्दन किसकी कटी, राजा की। तो ये जो आधा अधूरा ज्ञान कहीं ना कहीं बहुत सारी जगहों में हमने सुन लिया, पढ़ लिया, या अड़ोसी पड़ोसियों ने कह दिया, उस सारे ज्ञान के कारण हुआ क्या, बेसिकली किसी का भला हुआ ना हुआ, लेकिन एक काम तो हो गया कि हर बंदर के हाथ उस्तरा आ गया। तो अभी इसको थोड़ा सा अलग अलग मैनर में अपन काम करते हैं। देखो, इस माहौल को थोड़ा सा लाइट करते हैं। एक जोक है, वैसे तो जोक है कहने को, लेकिन इस जोक को मैं अपने वेबिनार में सुनाता हूं, क्योंकि मोर और लेस हम सभी कहीं ना कहीं इस अवस्था से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं। तो ऐसा है, मेरे पास ज्यादातर जो व्हाट्सएप आते हैं या मैसेजेस आते हैं उसमें क्या लिखा होता है मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा सीटी स्कैन हो चुका है, मेरा सीटी स्कोर 11, 12, 8 जो भी है, मेरा सीआरपी इतना है, मेरा डी डाइमर 650 है, मेरा ईएसआर इतना है, सीरम फेरिटिन इतना है, अब मुझे क्या करना चाहिए। कोई भी पेशेंट या कोई भी अटेंडेंट उसके सैचुरेशन की तो बात ही नहीं कर रहा है, उसके फीवर की तो बात ही नहीं कर रहा है। क्या बात कर रहे हैं पेशेंट और अटेंडेंट्स, ये बात कर रहे हैं कि हमारे मरीज का सीआरपी इतना है, हमारे मरीज का एलडीएच इतना है, हमारे मरीज का सीटी स्कोर इतना है, हमारे मरीज का ये हो चुका है, अब हमको क्या करना चाहिए। कमाल बात ये, जो ये सब भेज रहे हैं क्या उनको इसके बारे में पता है? नहीं। और कमाल बात दूसरी ये कि पता करने का कोशिश किया, नहीं। तो इन सारी चीजों से क्या होगा, कुछ नहीं।
क्योंकि सही मायने में यह बीमारी अब फिजिकल लेवल से हटके मेंटल लेवल पर आ चुकी है। और मैं इसको एक शब्द में अगर कहूं तो इट इज मोर और लेस मेंटल इलनेस रादर फिजिकल इलनेस। फिजिकल इलनेस है, लेकिन ये फिजिकल इलनेस इतनी बुरी नहीं है कि इससे आप जूझ ना सकें या इससे आप पार ना पा सकें। यह जब मेंटल इलनेस में कन्वर्ट होता है तब आप इससे पार नहीं पा सकते। मृत्यु बड़ी है या मृत्यु का भय? तो उत्तर क्या आएगा? मृत्यु का भय। यहाँ पर बीमारी बड़ी है या बीमारी का भय? तो इसका आंसर है बीमारी का भय। और मैंने जाते हुए देखा है ऐसे लोगों को जब उनके भीतर कहीं ना कहीं भय होता है और वो उस भय के कारण बीमारी से पार पाने की जगह कहीं ना कहीं दुनिया छोड़ देते हैं। कितना कमाल है ये। और इस भय को जगह कौन देते हैं? हम। क्योंकि हमारी टेंडेंसी हम नहीं जानते भय को पकड़ने की है। दुनिया में कहीं भी भय अगर फैला होगा तो हम उसको जाके पकड़ लेंगे, बड़ा आसानी से पकड़ लेते हैं। तो यहाँ शुरू करते हैं। मेरे पास एक एसएमएस आया, व्हाट्सएप आया मैसेज, डॉक्टर साहब मैं कोरोना की रोकथाम के लिए निम्न उपाय कर रहा हूँ, प्लीज लिसन केयरफुली। बहुत आराम से सुनना इन सारे उपायों को। योग, वॉक, नींबू पानी, हल्दी वाला दूध, च्यवनप्राश, अंकुरित अनाज, कच्चा लहसुन, कच्ची अदरक, मामेरा बादाम, बादाम की एक वैरायटी होती है, काबुली अंजीर, अरबी खजूर, विलायती खुरमानी, अफगानी खारक, देशी मुनक्का, हर्बल काढ़ा, मुंह में लौंग, काली मिर्च, नाक में तेल, हल्दी नमक के गरारे, अजवाइन की भाप, दिन भर गर्म पानी पीता रहता हूँ। पतंजलि की तुलसी की गोलियां, गिलोय की गोलियां, नीम की गोलियां, होम्योपैथी दवा में आर्सेनिक एल्बो हर महीने 5 दिन, कैम्फर 1 mg की गोलियां, अंग्रेजी दवाओं में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, एजिथ्राल, आइवरमेक्टिन, और ये सब ले रहा हूँ। नोट, इसके अलावा मुंह पे मास्क भी बांध रखा है, गले में सूती साफी डाल रखी है, सैनिटाइजर का उपयोग कर रहा हूँ, दिन में 50 बार हाथ धो लेता हूँ, सामान भी मैं होम डिलीवरी से मंगा रहा हूँ, पेमेंट पेटीएम से कर रहा हूँ, थाली ताली घंटी बजा चुका हूँ, दीपक भी जला लिया है, कोरोना माता का व्रत भी रखा है और एक बाबा से ताबीज भी लिया है, हेल्थ इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस करा लिया है, दोनों डोज वैक्सीन के भी लगवा लिए हैं। अब मुझे सुझाव दीजिए क्या करना है। तो डॉक्टर भी कोई मेरे जैसा था, बोला भाई बस अब तो तेरे तीर है ना नाभि में लगना बाकी है, बाकी तो तुम अमृत ले चुके हो। तो ये विषय यहाँ थोड़ा हास्यास्पद लगता है, लेकिन है कुछ ऐसा ही। जिस बीमारी को हमने इतना भयावह मान के चले हैं तो यह अव्यवस्थाओं के कारण इतना भयानक हुआ है। वनस्पति के अगर यही व्यवस्थित तरीके से हम इस बीमारी से लड़ें तो कहीं ना कहीं हम इससे आराम से पार पा जाएं। तो इसके लिए यहाँ पर क्या चीजें जानना जरूरी है? जैसे मैंने कहा कि अभी आपके सामने कुछ डेटा और फैक्ट्स में पेश करता हूँ। यहाँ पे मैं शेयर स्क्रीन के साथ, इफ आई एम एबल टू शेयर माय स्क्रीन देन जस्ट हैव अ लुक। आप थोड़ा जो पढ़े लिखे हैं आप आराम से इन सारी चीजों को समझ जाएंगे। कुछ फैक्ट्स हैं जो फैक्ट्स मैं पूरी दुनिया के सामने रखता हूँ, शायद इन फैक्ट्स को हम जान जाएं। सबसे पहला फैक्ट तो मैं यही आपको बता दूं कि भारत में पहले 10 कारण क्या है मृत्यु के, आप जरा इसको गौर से देखिए। इंडिया में टॉप 10 कॉजेज ऑफ मॉर्टेलिटी में पहला है हृदय की बीमारियां, दूसरा है फेफड़े की बीमारियां सीओपीडी, तीसरा है स्ट्रोक यानी जिसे लकवा या पक्षाघात कहते हैं, चौथा है डायरियल डिजीज, पांचवा है फेफड़े में संक्रमण, छठा है ट्यूबरक्लोसिस, सातवां है शिशु मृत्यु दर, आठवां अस्थमा, नौवां डायबिटीज, 10वां किडनी की डिजीज। इसके अलावा सामने रखना चाहता हूं, भारत में टीबी से लगभग 2.2 लाख मृत्यु प्रति वर्ष होती है। ये सारे फैक्ट्स जानने आपको जरूरी है। अगर हम इस फैक्ट्स को जानेंगे तो शायद हम इस पे बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, 1.39 लाख यानी 1.4 लाख लोग 2019 में सुसाइड कर गए। कितने? 1.4 लाख लोग। ठीक है, अभी इन फैक्ट्स को आप चाहें तो एक कागज पे लिख सकते हैं याद रखने के लिए। उसके अलावा कुछ मैंने और फैक्ट्स इकट्ठे, 4.77 मिलियन लोग 2020 में हृदय की बीमारी से मर गए। 4.7 मिलियन, माइंड इट, इसका अर्थ होता है लगभग 47 लाख लोग, आधा करोड़ से कुछ ही कम। उसके बाद हम बात करते हैं 670 लोग रोजाना भारत में सड़कों पर दम तोड़ते हैं। कितने?
670, आप ये डेटा भी चाहें तो लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में एक डेटा और है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज यानी गैर संक्रामक बीमारियों से भारत में लगभग 38 मिलियन डेथ्स हो जाया करती हैं, यानी लगभग 38 लाख लोग मर जाया करते हैं। इसके अलावा कुछ और थोड़े से मैंने डेटाज इकट्ठा किए हैं। तो ये डेटा में सबसे एक इम्पॉर्टेंट डेटा जो है वो हम यहाँ जानेंगे कि कौन से मरीजों को ज्यादा दिक्कत हो जाती है। हाँ, ये सब WHO की साइट्स पे आपको भी मिल जाए। 0.4%, इसको आप चाहें तो एक जगह लिख लें, 0.4%। और उसके अलावा ओवरऑल सिम्टोमेटिक केस हॉस्पिटलाइजेशन रेट है 3.5%। तो ये कुछ मोटे मोटे फैक्ट्स हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहता था। अब मैं आपको इस बीमारी की भयावहता के बारे में थोड़ा सा आगाह करना चाहता हूं कि कितनी भयावह है ये, जिसके कारण हम डर रहे हैं। नाउ, आप सबके पास में गैजेट है, लैपटॉप है, आप उस पे डालिए COVID। जो स्क्रीन आपके सामने खुल के आएगा वो होगा, राजस्थान की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि मैं राजस्थान जयपुर से हूं, तो जयपुर में जो खुलेगा गूगल में वही आएगा। 8.97 लाख टोटल नंबर ऑफ केसेस। माइंड इट, ये संक्रमितों की संख्या है। जो आपको बताया जाता है वो थोड़ा भिन्न होता है, पर अपन रियल फैक्ट्स की बात करते हैं। 8.9 लाख लोग संक्रमित हैं, जिनमें से 7.46 लाख रिकवर्ड कर गए हैं और 7,346 मृत्यु हुई हैं। 7,346। राजस्थान की जनसंख्या है 7 करोड़। 7 करोड़ में से 7,500 लोग मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। अपन इंडिया की बात करते हैं, 2.6 करोड़ संक्रमित हुए हैं, 2.27 करोड़ ठीक हो चुके हैं। मृत्यु हुई है 2.9 लाख लोगों की। आप चाहें लिख सकते हैं 2.9 लाख लोग, यानी लगभग 3 लाख लोग कोविड से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। अब आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब ये गलत हो सकते हैं क्योंकि सरकारी आंकड़े हैं। सरकारी आंकड़ों का क्या भरोसा, हम तो कब्रिस्तान में देखते हैं, रोज शमशान में देखते हैं, लाशें जलाई जा रही हैं और खूब जलाई जा रही हैं, टीवी पे दिखाया भी जा रहा है। तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, 2020 से पहले क्या 2020 से पहले कभी हमने शमशानों और कब्रिस्तानों की स्थिति या गोचर भूमि की ओर कभी अपना दृष्टिपात किया था? नहीं। तो हम सब ने क्या किया, 2019 को एक मेले में गए और उस मेले से कोरोना नाम का चश्मा खरीदा और उसको आंखों पे लगाया। अब उसके बाद हमें जो भी दिखाई देता है वो कोरोनामय होता है बेसिकली। अगर किसी की भी मृत्यु हो, क्रोहन्स डिजीज से हुई हो या और किसी क्रॉनिक इलनेस से हुई हो, हमें क्या दिखता है जी, और एक कोरोना काल में मरा है तो इसका कारण तो कोरोना होगा। जबकि बेसिकली उसकी डेथ का कारण उसका अंडरलाइंग डिजीज है, उसकी फाइल के ऊपर सिग्नेचर हो सकता है कोरोना का हो। अब शायद आप मेरी बात को कि किसी बीमारी को टेक्निकल टर्म में भयावह कब कहा जाता है, या किसी बीमारी को भयावहता को नापता है। जैसे आप में से बहुत सारे लोग व्यापारी हैं, बाजार की भाषा मुझसे बेहतर समझते हैं। बाजार में एक सूचकांक होता है जिससे हमको पता लगता है कि बाजार गिरा या बाजार चढ़ा या बाजार जो भी है। ऐसे ही मेडिकल साइंस में भी एक संक्रमित होते हैं और उसमें से एक व्यक्ति अगर मरता है तो वह हुआ 0.1% केस फैटेलिटी रेट। भारत और यूरोपियन कंट्रीज का केस फैटेलिटी रेट, अदर एशियन कंट्रीज, अदर कंट्रीज के जैसे सार्क कंट्रीज की बात करें हम, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, या हम अदर जैसे USSR, या हम बात करें अमेरिका, इन सब के अलग अलग केस फैटेलिटी रेट्स आए, बट मोर और लेस लगभग समान ही है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हुआ, केस फैटेलिटी रेट। और अगर किसी बीमारी का केस फैटेलिटी रेट लगभग 1% भी होता है इन केस, तो उस स्थिति में हम क्या कहेंगे, उस स्थिति में हम कहेंगे कि भाई केस फैटेलिटी रेट तो 1% है, इसको आप कैसे भयावह मान सकते हो। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि एक पागल कुत्ता अगर किसी स्वस्थ मनुष्य को काट जाए, जिसे हम कहते हैं रैबिट डॉग, रेबीज भी एक वायरल बीमारी है जिससे आप सब लोगों ने सुना होगा, पहले कभी किसी जमाने में रेबीज के कारण भी लोग मर जाया करते थे। तो रैबिट डॉग अगर किसी एक स्वस्थ व्यक्ति को काट ले तो उसका केस फैटेलिटी रेट होता है 100%।
एक पागल कुत्ते ने एक स्वस्थ मनुष्य को काटा तो 100% मरेगा, वो बचेगा नहीं। लेकिन यहाँ जो यह बीमारी जिसका नाम लोग जानते हैं कोरोना, या एक जुकाम के थोड़े से वियर्ड वर्जन का नाम हम जान जाएं, उस स्थिति में जिसका केस फैटेलिटी रेट इतना कम हो, तो हम ये कैसे मान के चल रहे हैं कि ये बीमारी इतनी भयावह है। मैं यहाँ आपको आपके डर को निकालने का या आपको डराने का, दोनों का काम नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं किसी एक सेट पैटर्न के साथ नहीं बैठा हूँ कि मैं आपके भय को निकाल दूंगा या मैं आपको किसी चिकित्सकीय विशेष टेक्निकल टर्म्स में लाके आपको डराने लग जाऊंगा कि कोरोना ये है, कोरोना वो है, डरो भागो बचो बचाओ। नहीं, अपने विजडम का इस्तेमाल करिए। भाई बुद्धि सबके पास है, लेकिन विजडम होता है जो अपने अनुभव से आता है, या एक कहीं ना कहीं हम उस चीज के पीछे जब हम चश्मा उतार के सत्यता को नापते हैं, उसी को विजडम कहते हैं। जब हम ये भयावहता का चश्मा उतारेंगे तो हमें कुछ चीजें समझ आएंगी। पहली चीज तो ये, भाई अगर आप में से कोई ये सवाल पूछेगा, अगर इतना भयावह नहीं है, इतना ही मामूली बात है, तो फिर इतना मैस क्यों मच रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि अस्पतालों में बेड नहीं है, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, हमारे पास दवाओं की किल्लत है, रेमडेसिविर जैसी दवा की कालाबाजारी है, सो एंड सो फोर्थ। फिर ऐसा क्या रीजन है? बहुत आसान रीजन है, बहुत ही आसान रीजन है। अगर आप किसी एक कुपोषित बच्चे से ये उम्मीद लगाएं कि वो दारा सिंह की तरह मैदान में कूद के और पहलवान की तरह अपनी परफॉर्मेंस दिखाए, तो ये उम्मीद अपनी गलत है। आप समझिए इस बात को कि अगर हम ये केवल एक उम्मीद लगाते हैं कि एक कुपोषित बच्चा है, वो कुपोषित बच्चा आएगा मैदान में और दारा सिंह की तरह सबसे लड़ लेगा और उसके बाद सबको हरा देगा, नहीं पॉसिबल है। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद हमने हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को कितना गौर से देखा। बस ठीक है, इग्नोरेंस के लेवल पर रहा, लेकिन बावजूद उसके हमारे देश में जहां पर 4 अमेरिका बसते हैं और हर साल जहां हम एक ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देते हैं, इतनी सुंदर व्यवस्था है कि हमने बहुत हद तक मृत्यु दर को काबू किया है। तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई सरकार का दोष नहीं है। और सबसे कमाल बात ये, आप एक कल्पना करके देखो, 125 करोड़ की भारत की जनसंख्या, 125 करोड़ की जनसंख्या में अगर हम कहें कि केवल 3 लाख लोग मृत्यु को प्राप्त हुए, तो ये एक तरह का फेलियर नहीं है, ये एक तरह का शाबाशी देने का टॉपिक है कि भारत जैसे हाईली पॉपुलस कंट्री ने इस लेवल पर अपने आप को मैनेज कर लिया है कि वो इन सारी चीजों से लड़ चुका। आप एक कल्पना करो, लास्ट ईयर जब ये बीमारी आई थी, उस वक्त हमारे पास में क्या था? पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइजर की अव्यवस्था नहीं था, लोग भाग रहे थे इधर उधर। हुआ क्या, कुछ महीनों बाद पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइजर किराने की दुकान से लगाकर जूते की दुकान तक हर दुकान में मिलने लगे। एग्जैक्टली अब जब हमको समझ में आया, भारत में लोगों को लगा कि ऑक्सीजन की कमी आ रही है जिसके कारण लोग मर रहे हैं, तो आप देखो, आप जैसे व्यापारी वर्ग ने भी ऑक्सीजन को लोगों तक पहुंचाने का काम किया, डेस्पाइट इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर सॉर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज। तो इसका क्या मतलब है? भारत एक ऐसा देश है जहां पर मानवीयता और मनुष्यता अभी भी है और हम इस बीमारी से आसानी से लड़ सकते हैं। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैं यहाँ पर इनको कंपाइल करना चाहता हूँ, बीमारी के बारे में तो हम समझ गए कि बीमारी का एक केस फैटेलिटी रेट ऐसा है कि इसमें अगर हम थोड़ा तसल्ली से, धैर्य से और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ बैठेंगे तो हम बच जाएंगे, कोई बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर मिसमैनेज क्या हो रहा है? मिसमैनेज सिर्फ इतना हो रहा है कि हम एक दिन का बुखार भी नहीं झेल पाते। हमें एक दिन का बुखार आता है तो हमें क्या चाहिए? हमारे शहर का बेस्ट फिजिशियन मेरा इलाज करे, हमारे शहर का बेस्ट स्टीरॉयड मुझे मिल जाए, हमारे शहर की बेस्ट दवा मुझे मिल जाए, बेस्ट हॉस्पिटल का बेस्ट तरीके का बिस्तर मुझे मिल जाए। अरे भाई, अपने घरों में बिस्तरों की कमी है क्या? क्यों भाग के जाना है अस्पताल? यही WHO ने डेटा में बताया बड़े बड़े अक्षरों में कि ये ग्लोबल पेंडेमिक है, बिल्कुल ग्लोबल। नहीं पढ़ पाए, जहां इन्होंने साफ लिखा है 85% लोग बिना दवा के ठीक होते हैं, पहली बात। 10%, 10 से 15% के आसपास लोगों को मेडिकल केयर चाहिए, आउटडोर बेसिस एज वेल एज इंडोर बेसिस, नॉट ICU बेसिस, एंड लेस देन 5% पेशेंट्स नीड ICU। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हम टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इतना है कि हमारे पास उसका 5% बिस्तर ICU का अवेलेबल है या नहीं है, वो थोड़ा व्यवस्थाओं की तकलीफ है। लेकिन फिर भी भारत में प्रबुद्ध लोगों ने कहीं ना कहीं समस्या को कोप अप करने में भारत सरकार और जो भी राज्य सरकार है उनकी मदद किया।
तो यहाँ पर क्या है कि हम क्या नहीं है उस पर डिस्कशन करने से कुछ नहीं बनता है, हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू फॉर सोसाइटी इज मच मोर इम्पोर्टेंट। मैंने अपने हर सेशन में एक चीज का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैं आर्ट ऑफ लिविंग फैकल्टी भी हूँ। सर आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर साहब आपकी आवाज चलेगी डॉक्टर साहब। अब आवाज चलेगी आपके साथ। फोन करता हूँ। शायद नेट अनस्टेबल रहा होगा। हाँ हाँ Am डॉक्टर I साहब। audible now? हाँ अब हाँ, ठीक है हाँ। डॉक्टर साहब, 1 मिनट के लिए आपकी आवाज चली गई डॉक्टर साहब। हाँ, तो ये मैं बता रहा था, सेवा शब्द से अभिप्राय साधारण सा, इतना सिंपल सा है कि अगर आप कहीं सेवा कर रहे हैं तो कोई ना कोई आपके परिजनों की भी सेवा कर ही रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आप कहीं किसी सेवा प्रकल्प में जुड़े हैं, चाहे आप किसी हॉस्पिटल से एसोसिएटेड हो गए हैं, या आप कहीं से धन दे करके सेवा कर रहे हैं, तन दे के सेवा कर रहे हैं, या मन दे के सेवा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके परिजन भी सुरक्षित हैं, क्योंकि उनकी भी सेवा करने वाला कोई ना कोई सत्ता है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा बीमारी को, भयावहता को समझा, थोड़ा सा और इस बीमारी के बारे में हम समझते हैं, क्योंकि इस पूरी वेबिनार का डिस्कशन का टॉपिक है सांसों का प्रबंधन। आप सभी ने अभी देखा होगा पिछले कुछ दिनों में जब भी कभी कोविड से रिलेटेड डेथ हुई है तो उसका कारण रहा है न्यूमोनिया, बायलेटरल न्यूमोनाइटिस। अभी तो सब लोग जान गए होंगे, यूट्यूब के वीडियो पे भी सब कोई हर तुम कैसे भी लेटो, इस चीज को तुम कैसे भूल गए कि जब तुम यहाँ पैदा हुए थे इस धरती पे एज ए विभूति, जब आप इस धरती पर आए तो भगवान ने तुमको इनबिल्ट 2 सिलेंडर दिए थे। यहाँ पर कोई 100-150 लोग अभी मेरे साथ जुड़े हैं, 150 लोगों में से कोई ऐसा है जिसके पास फेफड़ा नहीं है? कोई कह सकता है कि भाई मेरे तो फेफड़ा भी नहीं है जी, मैं आया था विदाउट फेफड़े आया था। तो आपके पास में 2 फेफड़े हैं जिन्हें मैं ये कहता हूं 2 बेस्ट ऑक्सीजन सिलेंडर, जिनका कैपेसिटी है 6 लीटर। 6 लीटर कैपेसिटी वाले आपको 2 फेफड़े भगवान ने इनबिल्ट दिए, पैदा होते ही साथ में अटैच। वायुमंडल में आपको 21% से लगा के 25% तक ऑक्सीजन फ्री में दिया। कोई टैक्स, कोई पैसा चार्ज किया ईश्वर ने जब दिया? कोई ऐसा लगाया हो कि नहीं भाई जब तुम एक सांस लोगे तो तुम्हें कोई टैक्स देना पड़ेगा? जैसे आप यहाँ से अगर अजमेर जाएं या उदयपुर जाएं तो 6 टोल टैक्स आते हैं, तो हर जगह टैक्स कटता है कि भाई 6 जगह आपकी गाड़ी से पैसे कट गए। तो ऐसे ही जब आप पैदा हुए तो क्या ईश्वर ने कोई टैक्स लगाया था कि तू 10 साल का होगा तो इतना टैक्स, 20 साल का होगा तो इतना टैक्स, 60 साल में जब सांस ले रहा होगा तो तेरा सबसे बड़ा टोल टैक्स, क्योंकि फाइनल एग्जाम आने वाला है? ऐसा तो था नहीं। तो फिर क्या, तो फिर ये था कि हम सिर्फ एक काम भूल गए जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा पाए हम। और ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा पाए इसके कारण हम किसी एक्सटर्नल सिलेंडर के ऊपर डिपेंडेंट रहे, या हमें अस्पतालों के बेड की जरूरत थी, या हमें और बहुत सारी चीजों की बहुत सारी आवश्यकता रही कि भाई मुझे कहीं अस्पताल का बिस्तर मिल जाए, या कोई मुझे घर पे सिलेंडर पहुंचा जाए, या कंसंट्रेटर पहुंचा जाए। तो अब नाउ व्हाट, हाउ कैन वी एस्टैब्लिश आवर ऑक्सीजन प्लांट? हम कैसे ऑक्सीजन प्लांट को लगा सकते हैं? बड़ा आसान है ऑक्सीजन को प्लांट लगाना। श्वास का संधारण ही प्राणायाम कहलाता है। श्वास का संधारण से अर्थ है जो श्वास आप भीतर खींचते हैं और जो श्वास आप बाहर छोड़ते हैं, उसी श्वास के भीतर ऑक्सीजन जो निहित है, जो आपके शरीर को पोषित करता है, और जो श्वास आप बाहर छोड़ते हैं आपके तनाव, आपकी बीमारी, आपके दुख और आपके दर्द को बाहर लेके निकलता है। अच्छा कैसे? जब आप रोते हैं आपकी श्वास की गति कैसी होती है? सुबक सुबक के। हंसते हैं तो हा हा हा, दैट इज इनहेलेशन, एंड आउट जो एक्सहेलेशन है, इन दोनों का रेशियो बदलता है। ये रेशियो कभी बदला तो कभी हमने गौर किया क्या? ये रेशियो बदला तब मैं प्रसन्न हुआ, ये रेशियो बदला तब मैं अप्रसन्न हुआ। तो हम नेचर से दूर होते गए कहीं ना कहीं। जब जब हम प्रकृति से दूर हुए तब तब हम बीमार हुए। चलो इसका एक एग्जांपल और ले, उगूंगा,
हमारा क्या होगा, या इस सौरमंडल का क्या होगा। या कहीं किसी रोज ऐसा हो पृथ्वी कहे कि आज तो मैं घूमना बंद करती हूँ, मेरा चक्कर बंद करते हैं, मैं रोज पृथ्वी घूमना बंद कर दे, तो हम सबका क्या होगा। ऐसे ही हम सभी मनुष्यों का भी एक टेंडेंसी है, एक नेचर है, एक प्रकृति है। उस प्रकृति को जाने बिना जब हम प्रकृति से दूर होते गए, हम अपने आप को बीमार करते गए। जब मैं कभी इस कोविड से पहले लोगों को बोलता था योग करो, प्राणायाम करो, फायदा होगा, तो वो कहता है डॉक्टर साहब टाइम नहीं है। तो मुझे लगता था कि अगर इनके पास टाइम नहीं है तो इनके पास किस चीज के लिए टाइम नहीं है। मेरे को टाइम चाहिए नहीं, मेरे को आपका कोई समय नहीं चाहिए। मेरे को आपका पैसा चाहिए नहीं, मेरे को आपका कोई पैसा भी नहीं चाहिए। मैं तो किसी को खाली इतना बता सकता हूँ, देख भाई तू जिस दिशा में जा रहा है वो दिशा गलत है। क्योंकि लास्टली जब तुम अपनी मृत्युशैया पर होते हो तब कहीं ना कहीं ये चीज आपको लगती है कि काश कि मैं ये सब कर लेता। तो फिर क्यों नहीं वो काश को हम वर्तमान में लेके आते, क्यों नहीं हम वो ऑक्सीजन प्लांट अपने लिए लगाते, क्यों नहीं हम उन ट्रेडिशनल चीजों पर जाते जिन ट्रेडिशनल चीजों से प्रिवेंशन और क्यूरेटिव फॉर्मेट में हमको फायदा हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए, योग किसी प्रकार का उपचार नहीं है, योग जीवन जीने की शैली और पद्धति है। अगर आप कहो कि मेरे को 20 साल से डायबिटीज है और आज मैं बैठ के योग करूंगा और एक दिन में डायबिटीज ठीक कर लूंगा, तो आप मूर्ख हैं, नहीं होगा। आप 20 साल पहले अपने आप को टाइम मशीन में लेके जाएं, वहां से आप अपनी जीवन पद्धति को बदल लेते तो शायद एक पॉसिबिलिटी थी कि आपको आज के वक्त में ये सारी बीमारियां नहीं होती। तो इसमें क्रक्स ऑफ द स्टोरी क्या है, कहीं ना कहीं जीवन शैली को बदलने की जरूरत है। शायद इसीलिए इस तरह की महामारियां समय समय पर आती हैं, मनुष्य को चेताने के लिए कि तू जो कर रहा है वो गलत है, तू जो जी रहा है वो गलत है, इस तरीके को थोड़ा सा बदल। व्हेन यू चेंज योर लाइफ। अच्छा, एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे, फेसबुक पे बहुत ज्ञान पेला है, धो धो के पेला है कि आप उल्टे लेटो, सीधा लेटो, देखो मैं कोरोना से लड़ रहा हूँ, मैं मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, प्राप्त हो गया हूँ। मतलब आजकल ये ट्रेडिशन बन गया है कि लोग है ना, किसी की मैयत में भी जाते तो वहां से सेल्फी लेके पोस्ट करते हैं। ओ माय गॉड, आप किसी के मृत्यु पर ऐसा कैसे कर सकते हैं। मतलब किसी के मृत्यु पर या कहीं आप शमशान में, मतलब अनफॉर्चुनेटली ये परसों की बात है, जब मैं कहीं किसी के फ्यूनरल में गया तो वहां फ्यूनरल में कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे फ्यूनरल का। ये मूर्खता की पराकाष्ठा नहीं है तो क्या है। मतलब आज का मनुष्य इतना अंधा हो चुका है कि उसको ये नहीं दिखाई दे रहा कि वो किसी जलती हुई लाश के साथ में अपना सेल्फी खींच रहा है और पोस्ट कर रहा है। तो ये सारे जो चीजें ट्रेडिशन में चेंज हो गई हैं का कहीं ना कहीं दारोमदार और जिम्मेदारी हम सब की है कि कम से कम आने वाली का इलाज साधन यानी दवाएं नहीं है। हर चीज के इलाज में साधना भी जरूरी है। और साधना किस चीज की है? साधना, वो धन जो तुम्हारा कोई चुरा ना सके। साधना का फुल फॉर्म क्या समझते हो? एक टांग पे खड़ा होकर कर्तव्य दिखाना योग नहीं है वो। एक टांग पे खड़े होकर कर्तव्य दिखा रहे हो। अगर मैं किसी से बात करूं योग का मतलब क्या, तो लोगों की कल्पना में ऐसा कोई बैठा होगा बाबा हिमालय के ऊपर वो योग है, तो ये अलाम दर्जे की बेवकूफी है। ऐसा कुछ भी नहीं है योग में। गृहस्थ से बड़ा कोई तप नहीं है। अगर आप गृहस्थ हैं, संन्यास में है, तप में है, यू आर एंजॉइंग योर लाइफ। इफ यू आर ए गुड बिजनेसमैन, यू आर ए योगी। If you are a good doctor, you are a good surgeon, you are a good engineer, you are a good artist, it means you are a yogi. यहाँ आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को देख सकते हैं जो अपने काम में परफेक्ट है, वो योग ही है, वो उसके जीवन जीने का शैली है। तो यहाँ मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हर बार मैंने किया है जब जब भी वेबिनार हुए हैं। ये पिछले साल की बात है, मई के दिन ही रहे होंगे, जब ये कोविड हाइट पर था और ये लहर वो लहर ये सब चल रहा था। तो हमने एक ग्रुप बनाया, डेली मॉर्निंग साधना। ये ग्रुप इसलिए बनाया कि भाई मैं तो अपने घर में कर ही रहा था अपने घर वालों के साथ में। मुझे लगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आवश्यकता है समझने की और समझाने की कि योग मतलब थोड़ा सा अगर सुबह सुबह अपने आप को टाइम देंगे तो बचे रहेंगे। फॉर्चुनेटली हमारे साथ लगभग 60-65 लोग रोजाना अभी योग कर रहे हैं। 60 to 65 पर डे एवरीबडी इज डूइंग इन डेली मॉर्निंग साधना। 6:15 से 7:30 का समय है उसका। एक साल बीतने को आया है, एक साल से ज्यादा का समय हो गया। उस ग्रुप में अभी तक ऐसा कोई मेंबर नहीं है जिसने भाग के आरटीपीसीआर कराया होगा, भाग के अपना सीटी स्कैन कराया होगा, भाग करके वो तरह तरह के अपने सारे जो भी तरह के प्रकरण है। मैं उन सबको गलत नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात का गलत इंटरप्रिटेशन नहीं निकालें, क्योंकि जो बीमार है उसके लिए वो सारी चीजें अनिवार्य हैं।
बीमारी में पहला शब्द होता है रोकथाम। अगर आप रोकथाम के लेवल पे काम नहीं कर पाए और आप बीमार हो चुके हैं तो बीमारी के स्तर पर सारी जांचें जरूरी हैं, दवाएं जरूरी हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि अब आप वेंटिलेटर पे जाकर के अब आप कहो कि मैं अब सूर्य नमस्कार करूंगा, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर इन सारी चीजों को समझना होगा। रोकथाम जब आप कर सकते हो तो आपको जाना ही क्यों है वेंटिलेटर पे। तो रोकथाम का अर्थ साधारण सा है अपनी जीवन शैली का परिवर्तन। और जीवन शैली में लोगों के इतने अनुभव जहां शेयर हुए हैं, मैं सिर्फ इतना सा अनुभव शेयर करना चाहता हूं, अपने 1 साल का अनुभव। मेरे साथ वो 65 लोग शायद अभी इस ग्रुप में भी जुड़े होंगे, शायद वो इनमें से होंगे कुछ लोग जो इस वेबिनार, क्योंकि ज्यादातर लोग मेरे हर वेबिनार में होते हैं वो, तो वो सुन के यही चीज बोलते हैं, डॉक्टर साहब सही एग्जाम्पल देते हो आप, हम पिछले 1 साल से ये साधना कर रहे हैं एंड एवरीबडी इज फिट एंड फाइन। किसी को हल्का फुल्का होता है तो उसको भी दवा की जरूरत नहीं होती, वो ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो रोकथाम के स्तर पर काम कर रहे हैं। अब हम जब बीमार हो चुके हैं तो वहां रोकथाम का स्तर नहीं काम आएगा, लेकिन हाँ, ये बीमारी आपको चेताने के लिए है। जैसे होता है ना, एक अल्कोहलिक व्यक्ति आईसीयू में जाता है, उसी दिन कसम खा लेता है कि आज से अल्कोहल छोड़ दूंगा। बहुत सारे पेशेंट होते हैं जब आईसीयू में पहुंच जाते हैं उस वक्त वो कसमें खाते हैं कि बस अब आज से ये तो बिल्कुल नहीं। और होता उल्टा है इसका। बेसिकली आईसीयू से बाहर छुट्टी होकर आते ही सबसे पहले अल्कोहल ही पकड़ते हैं, क्योंकि भीतर से कमजोर मन के हैं। यहाँ पर मैं इसीलिए पतंजलि को कोट करना जरूरी समझता हूँ। आपने ऐसे बहुत सारे डॉक्टर देखे होंगे जो बहुत सारी चीजें, आप रेमडेसिविर खा लो, स्टीरॉइड खा लो, ये खा लो, वो खा लो, खा लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं मत खाओ, मैं सिर्फ इतना सा कोट कर रहा हूं। अगर आप में से कोई जानता हो जिसने महर्षि पतंजलि को कभी पढ़ा हो जीवन में, जब आप किताब का पहला पन्ना खोलेंगे, जैसे हम मेडिसिन की जब कोई बुक खोलते हैं या सर्जरी की कोई बुक खोलते हैं तो उसका एक पन्ना होता है प्रीफेस, यानी उस किताब में क्या है। तो महर्षि पतंजलि की किताब के पहले पन्ने पे पहली लाइन जो लिखी है ना, वो इतनी सुंदर लिखी है कि वहीं सब बात खत्म हो जाती है, और उसका नाम है अथ योगानुशासनम। अथ योगानुशासनम। आप सब लोगों को कोई कहता है क्या सुबह सुबह ब्रश करिए, पॉटी जाइए, नहा धो के ऑफिस जाइए या दुकान पे जाइए? कोई नहीं कहता है। तो आपके जीवन का अनुशासन क्या है? ब्रश करना, नहाना धोना और ये सब। इसी तरह से अगर आपके जीवन का एक सिंपल सा अनुशासन है, रोज सुबह प्राणायाम करना, थोड़ा ध्यान करना, थोड़ा शरीर को आसनों से सजाना। जब आप आसन करते हैं तो आपका शरीर थोड़ा अच्छा बनता है। तो ये सब अगर आप करते हैं। अच्छा चलिए एक और बात करते हैं। स्कूल में जब आप छोटे थे तो एक पीटी का क्लास होती थी, है ना? प्रार्थना से पहले एक पीटी वो जब होता था 1 2 1 2, सभी लोग बच्चे थे तब करते थे। क्यों करते थे? क्या जरूरत थी उस पीटी की? क्या आवश्यकता रही होगी? कुछ तो ऐसा ट्रेडिशन रहा होगा जो आया, फॉलो किया हम लोगों ने। भाई थोड़ा सा शरीर हिलेगा, डुलेगा तो स्वस्थ रहेगा। वेरी सिंपल। अगर हम शरीर को हिलाएंगे ही नहीं और हम बैठे बैठे खाली इस भय से ग्रस्त रहेंगे, चद्दर ओढ़ के सोए रहेंगे कि कोरोना कहीं खिड़की से आ जाएगा, दरवाजे से आ जाएगा, या कोई डिलीवरी बॉय पिज्जा में डाल के मुझे कोरोना दे जाएगा, तो सिवाय मूर्खता के कुछ नहीं है। और ये मूर्खताएं अभी पिछले 2 साल में भी देखने में बहुत सारी आई हैं। लोग, और किसी का तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग फिजिकल लेवल पे जहाँ इलनेस आई है, साथ में मेंटल इलनेस उनको ज्यादा भयानक रूप से परेशान कर रही है। मैं ये दिक्कत है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, नींद उड़ जाती है, सब मेंटल इलनेस है, इट्स नॉट फिजिकल इलनेस। नाउ तो यहाँ मैंने आपको बताया अथ योगानुशासनम। आपका योग एक अनुशासन की भांति जब जीवन में स्थापित हो। शासन का अर्थ होता है नियम, तुझे करना पड़ेगा। अनुशासन का अर्थ होता है वो नियम जो आप सेल्फ पे अप्लाई करते हैं। आज से मैं रोज करूंगा, आज से मैं रोज प्राणायाम करूंगा, आज से रोज मैं आसन करूंगा, आज से मैं अपनी जीवन शैली को सुधारूंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, रात को जल्दी सोऊंगा, इस प्रकृति के नियमों का पालन करूंगा, जो नेचर के नियम है उसी हिसाब से जीऊंगा। इट्स वेरी सिंपल। इफ यू आर क्लोज टू नेचर, नेचर विल प्रोटेक्ट यू। अच्छा, ऐसे ही महर्षि पतंजलि ने बहुत सुंदर क्लेश को वर्णित किया है। अब मैं यहाँ बताना चाहता हूँ क्लेश के बारे में। 5 क्लेश हैं। पहला है अविद्या। अविद्या क्या है? जैसे मनुष्य की इच्छा हुई अमर हो जाऊं, है ना? हर मनुष्य की इच्छा है। कौन है यहाँ पर जो ऐसा चाहता है कि अब बहुत हो गया, मैं जी लिया हूँ, धरती पे बोझ हूँ, धरती छोड़ना चाहता हूँ? आप में से 167 लोग मेरे साथ जुड़े हैं। कोई है ऐसा जो ये कहना चाहेगा नहीं नहीं डॉक्टर साहब आप गलत कह रहे हो, मेरा तो लाइफ कंप्लीट हो गया, नाउ आई वांट टू लीव माय बॉडी? जब तक हम इस शरीर में है ना, शरीर नहीं छोड़ना चाहते। यही अविद्या है। इसी को पतंजलि ने कहा अविद्या। जो अनित्य है तुम उसे नित्य मान के बैठे हो। यह शरीर नित्य है क्या? छूटेगा ना कहीं किसी रोज, कहीं किसी सांझ को तो सांझ ढलेगी ना। या किसी को डाउट है कि नहीं मेरी सांझ तो ढलने वाली नहीं,
मैं तो रावण की तरह अमर हूँ, क्योंकि मैंने वो काढ़ा से लगा के और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन से लगा के आइवरमेक्टिन से लगा के सब कुछ खा लिया है, अब बस नाभि में तीर ही लगना बाकी है। तो जीवन की सांझ ढलने वाली है, तो इस अनित्य को नित्य मानना अविद्या नहीं तो क्या है। उसके बाद में पतंजलि कहते हैं दूसरा, राग। जब आप इस अनित्य को नित्य जानते हैं तब आपको राग होने लगता है। जैसे हम सबको हमारे शरीर से राग है, हम पकड़े रखना चाहते हैं अपने इस जर्जर शरीर को जो टूट चुका है, बीमार हो चुका है, घट चुका है, फिर भी हम छोड़ना नहीं चाहते। बुढ़ापे तक जाते जाते और मोह माया जकड़ती है, और ज्यादा अटैचमेंट होता है। मेरा शरीर है, मुझे अस्पताल, द बेस्ट हॉस्पिटल इन जयपुर, आई वांट अ बेड ओवर देयर। मेरे को कैसे भी सूरत हाल में करोड़ों रुपए खर्च हो जाए लेकिन मैं बचा रहूं। यह अनित्य और अविद्या के साथ राग नहीं तो क्या है। और जहां राग है उसके पीछे ही पीछे द्वेष है। द्वेष इस चीज का है कि जो आप प्रयास कर रहे हो अनित्य को नित्य बनाने का, यू कांट, आप नहीं कर सकते हो कुछ इस बारे में। देयर इज नथिंग अबाउट इट। आप चाहे जितना प्रयास कर लें, मृत्यु है तो है ही। अगर ऐसा नहीं होता तो आपके सामने इतने सेलिब्रिटीज हैं जो एक एक करके इस कोविड काल में निकल लिए। उनके पास सारे बेस्ट फैसिलिटीज था, सारी बेस्ट हॉस्पिटल्स थे, बेस्ट डॉक्टर्स थे, डिस्पाइट दैट दे हैव टू लीव देयर बॉडी। क्यों हुआ ऐसा, इसको जानेंगे तब तो हम मैंने इसीलिए कहा कोविड को साइड में रखिए। कोविड जैसी तो और बीमारियां आती और जाती रहेंगी, ये स्ट्रेन कभी बदलेगा, कभी दूसरा स्ट्रेन आएगा। लेकिन अगर आप खुद पे काम नहीं करेंगे तो ये कोई छोटे मोटे स्ट्रेन से ही निकल लिया जाएगा। तो तीसरा, राग के पीछे द्वेष, और द्वेष के साथ में जुड़ा हुआ होता है अस्मिता। मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा। मैं ठीक रहूं, मेरा परिवार ठीक रहे, बस। लेकिन अगर आप सेवा के भाव में आते हैं तब आपको लगता है वसुधैव कुटुंबकम, ये सारा संसार मेरा परिवार है। जो कोई दूर भी बैठा है और वो भी अगर ठीक रहेगा तो मुझे ऐसा लगेगा मेरा पूरा परिवार ठीक है। जब आप इस भावना के साथ काम करेंगे, सेवा करेंगे, तो मेरी बात का यकीन जानिए, कोरोना जैसी कई महामारियां आएंगी और जाएंगी लेकिन मनुष्यता फिर भी जिंदा रहेगी आपकी सेवा के माध्यम से। अब जैसे आईवीएफ ने एक सेशन कंडक्ट किया है आज, आईवीएफ का कहीं ना कहीं तो ये मोटो रहा होगा इस सेशन को कंडक्ट करने से पहले या इस वेबिनार को कंडक्ट करने से पहले, कि लोगों में कहीं ना कहीं इस बात की जागरूकता आए, कोविड से रिलेटेड भय भी निकले और इस बात की जागरूकता आए कि मैं और मेरा से बाहर निकल के इस संसार को गले लगाया जाए। एंड देन लास्टली आता है अभिनिवेश। अभिनिवेश का अर्थ होता है अज्ञात भय। अगर मुझे हो गया कोरोना तो क्या मुझे बिस्तर मिल पाएगा, क्या अस्पताल में मुझे जगह मिलेगी, क्या मेरे साथ ऐसा तो नहीं होगा जो ऐसी लाशों के साथ हो रहा है, कहीं मुझे ऐसी मृत्यु मिल गई तो। ये कहलाता है अभिनिवेश। अब बताओ क्या जरूरत पड़ी होगी एक कार्डियक सर्जन को। आई एम डूइंग माय सर्जरीज रेगुलरली, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है ये सारी बात करने की, लेकिन मुझे लगा कोविड इज द बेस्ट पीरियड जब आपको कोई चीज ये चेताती है बार बार, समझाती है बार बार कि आप इन 5 क्लेश से मुक्त होइए। तो यहीं पे पतंजलि ने इसमें एक और चीज ऐड किया कि आप इस क्लेश से कैसे मुक्त हो सकते हैं। बड़ा आसान तरीका है, अभ्यास के द्वारा, जो मैंने अभी आपसे बात करी। कौन सा अभ्यास? अभ्यास इस चीज का कि आप ऑक्सीजन प्लांट को लगाइए। स तू दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। कितना सुंदर संस्कृत में लिखा गया है। स तू दीर्घ काल, दीर्घ काल तक जो किया जाए, निरंतर्य, निरंतरता पूर्वक, सत्कार पूर्वक अगर अभ्यास किया जाए तो उसे ही हम योग मानते हैं। उसी के माध्यम से हम इन सारे संशयों और क्लेशों से मुक्त हो सकते हैं। वेरी सिंपल। भाई संशय ही तो है कि कल मैं बचूंगा कि नहीं, किसी ने मेरे मुंह पे छींक दिया, मेरे को कोरोना हो गया, 15 दिन के लिए मैं अपने आप को आइसोलेट कर लूं क्या? अभी देखना आपसे लोग पूछेंगे यही सवाल। अभी जब कॉमन क्वेश्चंस आएंगे, ज्यादातर तो मैं यहाँ पे सेशन में खींच दूंगा, फिर भी कॉमनेस्ट आएंगे। मेरे को वैक्सीन खाना चाहिए क्या? अभी मेरा 15 दिन पहले कोविड पॉजिटिव था, अभी वैक्सीन का क्या करूं? अरे भाई, 2 ही उपाय है। पहला है सेल्फ, यानी स्व के ऊपर कार्य करिए। दूसरा है वैक्सीन। बाकी का जो है उस पर आप कुछ नहीं कर सकते हो, बस नहीं है किसी का भी। अच्छा, मैं कैसे मरूंगा? सबसे लास्ट में क्वेश्चन यही आएगा, कैसे मेरी मृत्यु होगी? तो इसका आंसर मैं पहले दे देता हूं। अपने जीवन को गौर से देख लो, जैसा जीवन जिया है ना, एग्जैक्टली आपकी वैसे ही मृत्यु होने वाली है। अच्छा, दिन का ऑपोजिट क्या होता है? रात। अमीर का ऑपोजिट क्या होता है? गरीब।
मोटे का ऑपोजिट क्या होता है? पतला। ऑपोजिट वैल्यूज हमेशा एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट होती है। तो जीवन का ऑपोजिट क्या है? मृत्यु। और मृत्यु का ऑपोजिट क्या है? जीवन। Whatever you are living your life is exactly the way you are choosing your death. इसके अलावा और क्या कोरोना बच गया बताओ मेरे को? सारा कोरोना मेरे को लगता है इस वार्तालाप में कहीं ना कहीं मैं खींच चुका हूं। अब अपन बात करते थोड़ा सा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्कशन होगा मेरा सीटी स्कोर इतना है तो मैं क्या करूं। कुछ मत करिए, अपनी सारी रिपोर्ट्स को फोल्ड करिए और उसको सिराने रख के चैन की नींद सोइए। सबसे पहले कुछ चीजें जो आपको देखनी है वो है आपका सैचुरेशन। अगर आप अपना सैचुरेशन और टेम्परेचर ठीक से मेजर कर सकते हैं तो आपको ना तो आरटीपीसीआर की जरूरत पड़ सकती है, ना आपको सीटी स्कैन की जरूरत पड़ सकती है, ना आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। अभी देखो, अभी लास्ट परसों की राजस्थान पत्रिका में एक खबर छपी, पढ़ के मैं चौंक गया। लोगों ने आरटीपीसीआर कराना बंद कर दिया, अब सीधा सीटी स्कैन करवा रहे हैं। कितना कमाल है ना मनुष्य। मतलब उनको, अब जैसे मैंने भी कई पिछले सेशन में बोला होगा कि आरटीपीसीआर कराने से क्या होता है। आरटीपीसीआर तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। आपका प्लान ऑफ मैनेजमेंट चेंज होगा क्या? नहीं भाई। जो आप दवा खा रहे हो उस दवा में कोई कमी या ज्यादा आ जाएगी क्या? नहीं। भले आपका पीसीआर पॉजिटिव है तो भी वो दवा खानी है, पीसीआर नेगेटिव है तो भी वो दवा खानी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आरटीपीसीआर का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस अब बचा नहीं। तो लोगों को लगा आरटीपीसीआर का तो कोई मीनिंग नहीं है, भाग के सीटी स्कैन ही करा लेते हैं, क्योंकि पीसीआर में तो पता नहीं पड़ रहा। नेगेटिव है तो दिमाग में संशय कि सिम्टम तो सारे पॉजिटिव वाले, फिर रिपोर्ट नेगेटिव क्यों आई? और रिपोर्ट पॉजिटिव तो उससे बड़ा संशय कि अब तो पक्का मैं मरने वाला हूं, बाकियों का मुझे पता नहीं, मेरी मृत्यु तय है। क्या बकवास है। अच्छा, आप भाग के सीटी स्कैन करा लिए, मान लो आपने करा लिया, चलो एक पल के लिए मान लेते हैं आपका सीटी स्कोर 5, 7, 10, 12, 18, 15, 20, 22 कुछ भी आया, क्या कर लेंगे आप? आपके बस में क्या है सिवाय चिंता करने के? तो इससे बेटर है कि अपनी चिंताएं सौंपो ना। जिसको भी आप अपना ईश्वर, देव, भगवान, गुरु मानते हो उसको सौंपो अपनी चिंताएं और आप सेवा में जुट जाओ। और मेरी बात का यकीन मानो, अगर आप सेवा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो आपकी चिंता करने वाला ऑब्वियसली मौजूद है जो आपकी चिंता कर रहा है कहीं ना कहीं, और आपको कुछ भी नहीं मतलब घटने वाला है। कितना साधारण सा अध्यात्म है, दैट इज नोन एज स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ की जहां हम बात करते हैं तो उसका अर्थ सिंपल सा यही है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सीटी स्कोर के बारे में। अगर आपका सैचुरेशन 95 अबोव है, आपका सीटी स्कोर 5 के राउंड में है। अगर आपका सैचुरेशन 95 और 90 के बीच के वेरी कर रहा है तो आपका सीटी स्कोर 5 से ज्यादा और 12-13 से कम है। आपका अगर सैचुरेशन 90 से नीचे है तो इसका मतलब आपका सीटी स्कोर अब 11-12 से बढ़ चुका है। बट स्टिल, क्या ये ग्रेविटी है? क्या ये प्रॉब्लमेटिक है? क्या मुझे हम बेसिकली क्या करते हैं कि पहले दिन बुखार आते ही हम भागना शुरू करते हैं। इतना बेचैन होने की आवश्यकता नहीं। बुखार आने का अभिप्राय है आपके शरीर ने रिएक्शन किया है। देवासुर संग्राम के बारे में आप सबने सुना होगा। जब भी देवासुर संग्राम होता था तो क्या होता था? देव और असुर लड़ते थे और देवासुर संग्राम के बाद सबसे पहले आता था विष यानी जहर, फिर उसके बाद समुद्र मंथन से निकलता था अमृत। तो यहां भी कुछ ऐसा ही देवासुर संग्राम है। जब भी कोई पैथोजन का अर्थ हो सकता है वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, कुछ भी, क्योंकि अब ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस भी आ गया तो उनको भी इसी में इंक्लूड करते हैं। जब भी कोई पैथोजन आपके शरीर पे आता है तो आपका शरीर यानी आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता उसके खिलाफ लड़ती है। तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हुई? देव। और असुर क्या हुए? वो पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, व्हाटएवर। अब जब देवासुर संग्राम हुआ तो निकलता क्या है? विष। विष का नाम क्या है? इंटरल्यूकिन 1, 2, इंटरल्यूकिन 6 और TNF अल्फा। इसका अर्थ है बुखार। तो जब पहले देवासुर संग्राम होगा, अब आप बुखार आने तो दो। नहीं, मैं तो बुखार आते ही पहले स्टीरॉइड खा लूंगा। ये इम्प्रैक्टिकल चीजों के कारण ये सब घटा है। स्टीरॉइड कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है। इनफैक्ट स्टीरॉइड जीवन रक्षक है, लेकिन स्टीरॉइड लेना कब है वो हमें नहीं पता। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हर बंदर के हाथ उस तरह है। जहां हम ज्ञान के अभाव में दवाओं का जुडिशियस यूज नहीं कर रहे हैं, उसके कारण कहीं ना कहीं हम बीमार पड़ रहे हैं वनस्पत ठीक होने के। तो क्या करना है? तो हमें पहले बुखार आने तो दो, पहले अपनी इस बीमारी को समझने तो दो, शरीर को टाइम तो दो कि भाई तू थोड़ा रिएक्ट तो कर ले। पहले विष आएगा तब तो अमृत आएगा। विष को आने पे हम तो वहीं पे खत्म कर देना चाहते हैं।
मुश्किल है। अब जब विष आ गया, यानी 3-4 दिन बुखार आ गया, तब आपके पास में आता है अमृत, जिसे मैं कहता हूं इम्यूनिटी। आप अगर 5-6 दिन फीवर के बाद ठीक हो गए, आपके जैसे ज्यादातर पेशेंट्स को क्या हो रहा है, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल एंड फीवर, ये 3-4 दिन रह के अगर उतर गया, तो अब इसका मतलब सीधा सा ये है, नाउ यू आर इम्यून, अब आप रोग प्रतिरोधी हो चुके हैं। अब आपके शरीर में कम से कम कोविड का तो असर नहीं आएगा, बाकी बीमारियों का पता नहीं। ज्यादातर बीमारियों में यही होता है, ठीक है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दिया कि पहले हल्का बुखार आए। अच्छा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बुखार किसको कहते हैं? ज्यादातर पेशेंट मेरे को भेजते हैं, डॉक्टर साहब बुखार आ गया, 99 फीवर है। 99 फीवर नहीं होता है, बुखार है 100.3 के अबोव टेम्परेचर है तो फीवर है, अदरवाइज हल्के बुखार को बुखार नहीं मानते, शरीर गर्म मानते हैं। और शरीर गर्म में अगर आप दवाओं को एक्सेस लेंगे तो कुछ बनेगा नहीं। उसका सबसे अच्छा उपाय होता है, बचपन में याद करिए, जब आपको कभी बुखार आता था तो आपकी माँ क्या करती थी, गीला कपड़ा सिर पर रखती थी, या गीले कपड़े से आपके शरीर को पोंछा जाता था, जिसे कहते हैं कोल्ड स्पॉन्जिंग। Cold sponging is the best way to reduce your temperature rather excess of medicine. पहला स्टेप, अगर आप कोल्ड स्पॉन्जिंग के बाद अपने फीवर को सबसाइड कर लेते हैं, सबसे अच्छा। फिर भी नहीं हो पा रहा है, तब जाके आप पैरासीटामोल यानी दवाइयों पर जाएं, अच्छे फिजिशियन से कंसल्ट करें जिस पर आपको यकीन हो। यहाँ एक बात ऐड करना चाहूंगा, डॉक्टर साहब आपकी ने देखा होगा, उसी ने तो देख करके लिखा होगा कि ये दवा ठीक है। तो इस तरह की बात करने का कोई औचित्य नहीं है। अपने, अगर आप किसी गुरु के पास जाएं और बोले कि गुरु जी आप सही ज्ञान दे रहे हो क्या, तो आप मूर्ख हो, गए क्यों? या आप किसी टीचर से कुछ पढ़ने जाओ और बोलो कि नहीं डॉक्टर साहब नहीं, मेरे को आपके ना सब्जेक्ट पे भरोसा नहीं है, तो आप गलत गए। ऐसे ही जब आप चिकित्सक के पास जाएं, सरेंडर योरसेल्फ, अपने चिकित्सक को सरेंडर करिए। वो आपकी जान का दुश्मन नहीं है, वो आपको बचाने के लिए जो दवा दे रहा है, ही इज गिविंग ऑल द मेडिसिन बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज। वो अपने उचित ज्ञान के आधार पर आपको ठीक करने का पूर्ण प्रयास करता है। लेकिन फिर भी एक छोटी सी चीज इतनी सी है कि आप जहां तक हो सके टॉलरेंस के लेवल पर अपने आप को पहले प्रकृति के नजदीक पाइए और अपने आप को चेक करिए। फिर भी आपको लगता है कि इट इज इनटॉलरेंट, और ये इनटॉलरेंट होने का कारण सिर्फ इतना सा है कि हमने एक चश्मा लगाया है, उस चश्मे के ऊपर एक रंग चढ़ा है जिसका नाम है कोरोना, और हमें ये भय है ये मैं कहीं मृत्यु को तो प्राप्त नहीं होने वाला हूं। जबकि 90 से 95% लोग बिना किसी चीज के ठीक हो रहे हैं अपने आप। तो इसमें भय से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जागरूकता। जागरूकता अगर है तो आप अपने आप को ठीक कर पाएंगे, अपने परिवार को ठीक कर पाएंगे, अस्मिता से बाहर आएंगे और फिर इस दुनिया को ठीक कर पाएंगे। इसी को अस्मिता कहते हैं, मैं और मेरा परिवार ठीक रहे। ये जागरूकता नहीं है, मैं ठीक रहूं, मेरा परिवार ठीक रहे, मेरी दुनिया महामारियों से आप निपटेंगे, आपकी दुनिया निपटेगी। और अभी देखो ना, सारे देश एकजुट हुए। जो देश एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, वो देश भी एक दूसरे के साथ आकर के खड़े हैं इस महामारी से निपटने के लिए। तो मनुष्य को एक होना सिखाया। अच्छा, जब मैंने बात करी थी विरोधाभासी मूल्य की, जैसे मैंने जीवन और मृत्यु की बात करी, इसी तरह से एक और यहाँ पर विरोधाभासी मूल्य लेते हैं, बीमारी। बीमारी का विरोधाभासी तत्व क्या होता है? स्वास्थ्य। तो यू ऑल मस्ट थैंक टू कोविड, आप सबको थैंक्स बोलना चाहिए कोविड को, जिसने हमको स्वस्थ रहने का सही और सीधा तरीका और रास्ता दिखाया। सपोज ये कोविड नहीं होता तो हम इस तरह की वेबिनार करते क्या? नहीं। हम सब कहाँ बिजी होते हैं? हमारे कहीं ना कहीं किसी न किसी और प्रकरण में, जो हमारे उस नित्य के साथ में जुड़ा हुआ नहीं था, अनित्य के साथ जुड़ा हुआ था। अर्निंग मनी एंड फूड एंड ऑल दैट थिंग, ये सारी चीजों में हम भाग रहे थे कहीं ना कहीं। लेकिन कहीं इस बीमारी ने हमें स्वस्थ रहने का सबसे बेस्ट तरीका बताया कि भाई थम, भाई चल रही है, और शवासन और शव का भेद समझ। जब तू शवासन में लेटता है तो शवासन में सांस चल रही होती है, और जब ये बंद होती है तो तू शव ही बना होता है कहीं ना कहीं। इतने से भेद को जब आप समझ जाएं, इसी को कर लेते हैं, तो आप अपने आप को पूरा मैनेज कर पाते हैं। नॉट ओनली फॉर कोविड,
यू कैन मैनेज योर सेल्फ विद ऑल डिजीजेस, क्योंकि बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु इनएविटेबल हैं। आप अनंत काल के लिए इस सृष्टि पर नहीं हैं। कम से कम इस बात के ज्ञान के साथ में बैठिए तो हम ये जान पाएंगे कि इस भय की आवश्यकता नहीं है। अगर बीमार हो गया हूं तो ठीक भी हो सकता हूं, और ठीक हूं तो बीमार भी हो सकता हूं। वृद्धावस्था जैसे जवानी आई थी, बचपन आई थी, आएगी ही, और मृत्यु एक दिन कहीं ना कहीं किसी रोज होनी ही है। तो क्यों नहीं मैं अपने इस शरीर का सदुपयोग करूं। What I can do best from my this body, मैं अपने शरीर और इस ज्ञान के साथ जो बेस्ट कर सकता हूं वो बेस्ट करूं। ये कोविड आपको बताता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजिंग फ्रॉम ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस एंड वैक्सीनेशन। भारत में 3 वैक्सीन हैं, कोवैक्सीन, कोविशील्ड एंड स्पुतनिक। ऑल आर सेफ, बढ़िया है, लगवाइए। पहले इसमें ड्यूरेशन को लेके थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट था, वो भी क्लियर हो गया है। पहले था 1.5 महीने का ड्यूरेशन ले, फिर उसके बाद आ गया 3 महीने का ड्यूरेशन। परफेक्टली ऑल राइट। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए स्टिल वैक्सीनेशन नॉट अलाउड, बट लैक्टेटिंग फीमेल्स आर अलाउड। लैक्टेटिंग फीमेल्स भी अगर वेट कर सकती है तो 4-6 महीने रुक करके लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हर तरह का व्यक्ति वैक्सीन ले सकता है। क्रॉनिक इलनेस वाला व्यक्ति भी वैक्सीन ले सकता है अगर वो अपने स्वस्थ दशा में है तो। स्वस्थ दशा से क्या मतलब है? स्वस्थ दशा से मतलब है सुबह वो टाइम पर उठ रहा हो, रात को टाइम पर सो रहा हो, 2 टाइम बराबर खाना खा रहा हो, और कोई तरह की बीमारी वर्तमान में नहीं हो, तो आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। भले ही आपको टीबी था, कैंसर था, कार्डियक प्रॉब्लम है, बाईपास सर्जरी हो चुकी है, क्योंकि अभी लोग पूछेंगे डॉक्टर साहब मेरी बाईपास सर्जरी हो गई है तो मैं वैक्सीन लगवा लूं क्या? बिल्कुल लगवाइए अगर आप वर्तमान में स्वस्थ हैं तो। ये आंसर यहाँ हो गया। व्हाट इज ब्लैक फंगस एंड व्हाट इज व्हाइट फंगस? ब्लैक फंगस मींस म्यूकरमाइकोसिस। ये बहुत ऐसा नहीं है कि अनकॉमन डिजीज है, अचानक कहां से आ गई। इवन कोरोना इज नॉट अनकॉमन डिजीज। अगर किसी कोई व्यापारी यहाँ ऐसा बैठा हो जिसकी किराने की दुकान हो तो जरा जाओ 2017-2018 की डिटॉल की पुरानी बोतल उठा के देखना, उस पर एक शब्द लिखा होगा, इट किल्स कोरोना। तो ये कोरोना 2019 में पैदा कोई नया वायरस नहीं है, 1960 में पहली बार खोजा गया था। और कोरोना नामकरण इसलिए हुआ कि इट्स अ क्राउन लाइक। साधारण जुकाम के वायरस को कोरोना वायरस कहते हैं, प्लस इसके अंदर जो थोड़ा सा वेरिएशन हुआ इसके म्यूटेंट को लेके, दैट्स व्हाई इट इज हैजार्डस। थोड़ा सा ये मनुष्य जाति के लिए थोड़ा नुकसानदायक हुआ। मतलब पहले जुकाम हुई, फिर न्यूमोनिया हुआ, फिर मृत्यु हो गई। अच्छा, संसाधन हैं लेकिन संसाधनों का गलत इस्तेमाल हो गया, इसलिए मैस हो गई। संसाधनों का गलत इस्तेमाल मतलब एक नॉर्मल सैचुरेशन का व्यक्ति भाग के अस्पताल जाके बिस्तर घेरे बैठा है और एक 70% सैचुरेशन के व्यक्ति को बिस्तर नहीं मिल रहा है, तो ये संसाधनों का गलत अभाव। और संसाधनों का गलत इस्तेमाल क्यों हो रहा है? इसका एक ही कारण है, भय। भाई अगर एक व्यक्ति जो पेएबल है, भयभीत है, उसको तो चाहिए, लेकिन वो किसी और का हक भी तो ले सकता है, उसे क्या पता? उसको तो ये डर है कहीं ना कहीं कि मैं निकल लिया तो यहाँ कहीं ना कहीं हमारे पास लिमिटेड संसाधन में हम इतना नहीं कर पाते। अच्छा, एग्जाम्पल और दे देते हैं। 10वीं क्लास का आपने पेपर दिया होगा कभी एग्जाम में, 10वीं 12वीं जो भी आपने किया, उसमें पेपर में आप 5 मिनट एग्जाम में लेट पहुंचते हैं तो क्या होता है? सब ऊट पटांग हो जाता है। कैसे? पहले क्वेश्चन का आंसर सेकंड में, सेकंड का आंसर पहले में, और लास्टली जब पेपर पूरा होता है तो ये ध्यान नहीं होता कौन सा आंसर कहाँ लिख दिया। एग्जैक्टली यही हो रहा है, होच पोच। जो चीज शांत मन से डील की जा सकती है, उस शांत मन से डील करे जाने वाली चीज को जहां बुद्धि से लड़ा जा सकता है, उसको हम संसाधनों से लड़ने में लगे हुए हैं। तो संसाधनों का गलत है और ट्रीटेबल है। जहां तक ये ट्रीटेबल होता है, ऑपरेबल होता है। ब्लैक फंगस का फैटिलिटी कोविड से ज्यादा है और अभी से एपिडेमिक घोषित कर दिया गया है। क्यों हुआ है ब्लैक फंगस? क्योंकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों में ज्यादा होता है। आपने किसी मुर्दे को देखा है क्या? जब मुर्दे को गौर से देखो तो उस पर क्या होता है? चींटियां चढ़ जाती हैं। ज्यादा लंबे समय तक अगर कोई डेड बॉडी रह जाए तो उस पर क्या होता है? धीरे धीरे चींटियां चढ़ेंगी और बहुत सारी चीजें उस पर लग जाती हैं, लेकिन उनका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं। उनमें सबसे पहले ब्लैक फंगस की पॉसिबिलिटी बढ़ी, अब व्हाइट फंगस की भी बढ़ी। पहले भी फंगल इन्फेक्शन वाज वेरी कॉमन। सारे इन्फेक्शन उन्हीं व्यक्तियों में कॉमन है जिनका प्राण तंत्र या इम्यून सिस्टम थोड़ा सा ढीला है। और क्यों ढीला है? क्योंकि वो जीवन में किस चीज के लिए भागे? खुद के लिए भागने की जगह
पैसा, नाम, शौहरत, पद, धन, माया। भागना बुरा नहीं है। मैं फिर आपको समझा दूं, मेरी बात को गलत इंटरप्रिटेट नहीं करिए। अगर मैं कहूं आम जिंदगी, इसका अर्थ है खुशी के लिए भागना, मैं पैसे के लिए भाग रहा हूं। और मेंटो जिंदगी, मैं खुश हूं इसलिए भाग रहा हूं। फर्क है ना। देखो, पहले तो आप प्रसन्नता को जब पकड़ लेंगे तो आपके भागने पर कोई पाबंदी नहीं है, आप भागिए जितना भाग सकते हैं, क्योंकि इनर पीस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर आउटर डायनामिज्म। जितना भीतर से आप शांत हैं उतना ही आप दुनिया में सेवा और सारे कर्म कर पाएंगे। अगर आप भीतर से अशांत हैं तो बाहर से भले ही कितने चुप बैठे हों, वो आप किसी काम के नहीं है। तो आपके भीतर की शांति और प्रसन्नता आपके भागने का कारण भी हो सकता है। तो भागना बुरा नहीं है, लेकिन भागते भागते ये भूल जाएं कि मेरा शरीर मेरा जरूरी है। मेरा ये जो बॉडी है इट इज नॉट डस्टबिन। इस शरीर को मुझे ठीक और स्वस्थ रखूंगा तो मैं खुद के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए काम आ पाऊंगा। कितना साधारण सा काम है, ठीक है ना। अच्छा, जितना कंटेजियस वायरस है, वायरस कंटेजियस है सबको पता है, वायरस संक्रामक है, सब जानते हैं। ऐसे ही एक और संक्रामक चीज है आपके पास, भयानक संक्रामक। इतनी भयानक संक्रामक है वो कि वो वायरस से भी खतरनाक है, और उसका नाम है आपकी मुस्कान। योर स्माइल इज मोर इन्फेक्शियस देन अ वायरस। व्हाई डोंट यू स्प्रेड स्माइल्स? आप क्यों नहीं मुस्कान को संक्रामक बनाते? आपके पास कोई बैठ के मुस्कुराने लगे। ऐसा क्यों होता है कि आपके पास बैठ के अगला घबराए कि इससे मैं कोरोना लेके जाऊंगा क्या? ऐसा क्यों नहीं होता कि आपके पास कोई बैठे और वो मुस्कुराने लगे? यही है जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग। तो यहाँ मैं 3 चीजों के लिए आपको विशेष आग्रह करता हूँ, प्राणायाम, ध्यान और सुदर्शन क्रिया। इवन यू कैन फाइंड मी ऑन गूगल में मेरा आप ढूंढ सकते हैं। सुदर्शन क्रिया पे एक पेपर पब्लिश हुआ था, कार्डियोवास्कुलर पैरामीटर्स अफेक्टेड बाय सुदर्शन क्रिया। जिन लोगों ने सुदर्शन क्रिया और ध्यान को रेगुलर किया वो लोग कार्डियक हेल्थ वाले ठीक रहे, उनकी कार्डियक हेल्थ ठीक थी। तो एक रिसर्च पेपर हार्ट इंडिया में पब्लिश हुआ था 2016 या 17 में, मुझे अच्छे से याद नहीं, बट गूगल पे आप फाइंड आउट करेंगे सुदर्शन क्रिया एंड कार्डियोवास्कुलर पैरामीटर विद डॉक्टर मोहित शर्मा, यू विल फाइंड एवरीथिंग विद दिस पेपर। रिसर्च आर्टिकल है। अगर टेक्निकल लोग हैं तो समझ में आएगा, नहीं है तो इतना समझ लीजिए, सुदर्शन क्रिया, प्राणायाम और ध्यान ये बड़े महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपके जीवन में समग्र स्वास्थ्य को लेके आते हैं, और कोरोना जैसी छोटी बीमारियां कहीं आगे पीछे नहीं हटती। अच्छा, अब इसमें 2-3 बातें हैं कि अच्छा डॉक्टर साहब हम आपको संपर्क कैसे कर सकते हैं, या हम आपका ऑनलाइन मेडिटेशन कोर्स कब कर सकते हैं। तो उसके लिए आप कुछ नंबर लिख सकते हैं जिनसे आप कांटेक्ट करके मेरे पास मिल सकते हैं। वैसे तो कालानी जी इज द बेस्ट मीडियम, कालानी जी ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है, तो कालानी जी के पास मेरा सारा डिटेल है। और इसके अलावा गूगल पे आप डाल सकते हैं डॉक्टर मोहित शर्मा कार्डियक सर्जन जयपुर, यू विल फाइंड एवरीथिंग। एंड देयर इज ए वेबसाइट drmohitsharma.com। मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर मैंने अभी, वैसे यूट्यूब चैनल था नहीं, पर अब मुझे लगा कोविड में लोगों को ज्ञान फैलने की जगह इतना बता दो कि भाई भागम भाग बंद करें, पॉजिटिव रहें। ज्ञान फैलने के लिए बहुत सारे चिकित्सक हैं जो बहुत तरह तरह से ज्ञान डालेंगे, स्टीरॉइड से बच लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। मैं कहता हूँ जो हवा है उसको ढंग से ले लीजिए। अगर मेरी बात आप मानते हैं तो इतना ही मान लीजिए, जो हवा है वायुमंडल में उसको ढंग से ले लीजिए तो बच जाएंगे। तो ऐसे एक चैनल है यूट्यूब पे और उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और 2 नंबर हैं, मिस्टर रोहित शर्मा, ही इज माई यंगर ब्रदर एंड ही इज रेगुलरली, मतलब जो मेरे आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज होते हैं वो उसको रेगुलर देखते हैं। तो उनका नंबर है 9929791495। मैं शायद चैट बॉक्स में डाल दूं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। मिस्टर रोहित शर्मा एंड मिसेस दिव्या शर्मा। तो मिस्टर रोहित शर्मा का नंबर है 9929791495। ये है मिस्टर रोहित शर्मा। ही इज बेसिकली इंजीनियर जस्ट लाइक मी। आई एम ए डॉक्टर प्रोफेशनली, तो ही इज प्रोफेशनली इंजीनियर, बट वो भी आर्ट ऑफ लिविंग में जुड़े हुए हैं। ही इज रेगुलरली डूइंग सेवा। एंड द नेक्स्ट नंबर इज 9886117997, Mrs. Divya Sharma. She is my elder sister and she both are voluntary trainers. तो वो भी योग वगैरह सब सिखाते हैं। फॉर्चुनेटली हम 3 भाई बहन हैं और तीनों योग सिखाते हैं, साथ में अपना अपना प्रोफेशन करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपको लग रहा होगा कि डॉक्टर साहब ने अब क्या ये बिजनेस बदल लिया है, नो नो नो, इट्स नॉट माय बिजनेस। ये मेरी तरफ से सेवा है, क्योंकि मेरा जो
मेरा कर्तव्य मेरा मरीजों के प्रति है। मैं रेगुलर अपनी पेशेंट्स के साथ डील कर रहा हूँ। जो कुछ हो सकता है इसमें कुछ पेशेंट भी मेरे बैठे हों जो जिनको सुनना, वो मतलब मुझे सुनना बेहद पसंद करते हैं कि ये डॉक्टर साहब बोलते हैं, काम की बात बोलते हैं। तो हो सकता है इसमें काफी पेशेंट्स बैठे हों जिनका बाईपास सर्जरी या वैल्वुलर हार्ट सर्जरी हमने किया हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर्चुनेटली जैसे आप लोग सब व्यवसायी हैं, लेकिन आपकी सेवा है, ऑक्सीजन के लिए आपने प्राणवायु बैंक बनाया और बहुत तरह का आपने सेवा प्रकल्प चुना। इस तरह से मेरी तरफ से ये सेवा है कि डेली मॉर्निंग साधना हम फ्री में योगा सेशन लेते हैं, ऑनलाइन ब्रेथ एंड मेडिटेशन वर्कशॉप करते हैं, प्राणायाम सिखाते हैं, योग सिखाते हैं, क्योंकि जीवन में ये अनुशासन है। अब लोगों ने इसको व्यवसाय के साथ देखा तो उनका बुद्धि भ्रमित है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, इट्स नॉट विजडम, ये उनकी बुद्धि भ्रमित। Question related to fungus, related to virus, related to bacteria, related to your life, related to vaccine also, जो है वो सारे फैक्ट्स के साथ में आपके सामने रखा है। उसमें कोई मेरे तथ्य नहीं है, सारे तथ्य मैंने WHO की साइट, गूगल की साइट और मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर ऑफ इंडिया की साइट से ही जुटाए हैं। नाउ कलानी जी पूछिए। हाँ, थैंक यू डॉक्टर साहब। 2 शब्द किसी ने आपके लिखे हैं, वो कहकर हम क्वेश्चन आंसर सेशन चालू करते हैं। योगी डॉक्टर मोहित, अद्भुत ज्ञान, अध्यात्म, भारतीय संस्कृति और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का शानदार मेल, अति श्रेष्ठ प्रभावशाली वक्ता डॉक्टर मोहित को हृदय से साधुवाद, धन्यवाद हमें भयमुक्त करने के लिए। ये इसी चैट बॉक्स में डॉक्टर संजय माहेश्वरी जी लिखे हैं, जो श्री माहेश्वरी समाज जयपुर के भूतपूर्व सचिव रहे हैं, महासचिव। तो मैंने ये सोचा कि सबको ये जरूर पढ़ के सुनाऊं। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं पुनीत कालानी को कि वो क्वेश्चन आंसर सेशन ले। पुनीत कालानी मेरा भतीजा है, पुनीत कालानी। जय गुरुदेव डॉक्टर साहब। जय गुरुदेव। बहुत ही एनलाइटमेंट सेशन था और बहुत मजा आया। ये 3rd टाइम मैंने आपका सेशन अटेंड करा है एंड एवरी टाइम आई अटेंड, मतलब पर्सनली और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और जैसा आपने गाइडलाइंस दी हैं उसको हम लोग फॉलो भी कर रहे हैं। Especially among the youngsters, I'm trying to push this session as much as I can. पहला क्वेश्चन, वैसे मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस मेरे पास आए उसमें काफी आपने कवर कर लिया ड्यूरिंग द सेशन। पहला क्वेश्चन ये है कि इम्यूनो सप्रेसिव पेशेंट के लिए क्या करना चाहिए और कुछ स्पेशल प्रिकॉशन उनको लेने चाहिए, तो उसके ऊपर आप थोड़ा लाइट देवें। थैंक यू। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स को ये वक्त थोड़ा सा भारी है, उनके लिए प्रिकॉशन नीडेड है। तो जो भी इम्यूनो सप्रेस्ड या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं उनको थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का, सैनिटाइजेशन का, इसका ध्यान रखें, क्योंकि किसी संक्रमित व्यक्ति के आपके पास या नजदीक आने से संक्रमित व्यक्ति हेल्दी हो सकता है, हेल्दी होके भी वो संक्रमण का कारक बन सकता है। तो आप थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, अपने आप पर हमेशा फोकस रहिए, अच्छा डाइट लेते रहिए। इन दिनों में जो भी डाइट में आप खाते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कोई भी एक रीजनल, जो अभी सीजनल जो फ्रूट्स हैं, जैसे अभी मैंगो का सीजन है तो आम शामिल कर लीजिए, है ना। अभी क्या हुआ देखो, किसी ने नारियल पानी के ही दाम बढ़ा दिए, नींबुओं के दाम बढ़ गए, किसी डॉक्टर ने कहा नारियल पानी पियो, तो नारियल जहाँ 20 रुपए में मिलता था 100 में मिल रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ जो सीजनल फ्रूट है, जो आपको ठीक लगता है, एक फल हमेशा अपने भोजन में या एक वक्त फ्रूट सैलेड खाइए। जितने आप अपने भोजन की थाली में रंग खाएंगे आप स्वस्थ रहेंगे। रंग से अर्थ है हरी पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन लीफी सलाद और साथ में फ्रूट्स। अच्छा, मिल्क, जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है वो नहीं लेना है। सपोज आपको कोई कॉन्ट्रा इंडिकेटेड चीज है कि ये नहीं खाना चाहिए, कोई डायबिटिक है तो वो फ्रूट कैसे खाएगा, ऑब्वियसली। तो इन सारी चीजों का आपको डाइट का ध्यान रखना है। दूसरा, प्राणायाम और ध्यान आपके इम्यून सिस्टम के लिए ही बने हैं। व्हेन यू मेडिटेट, अच्छा क्या होता है ध्यान, ध्यान के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, जरूरी है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज के लिए बहुत जरूरी है। ध्यान के माध्यम से आपकी कॉन्शियसनेस या आपकी प्राण शक्ति का वर्धन होता है। कैसे? जब आप मेडिटेट करते हैं, अच्छा चलिए मेडिटेशन अब तक हम नहीं समझे, आपके भीतर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कौन ताकत देता है बीमारी से लड़ने के लिए, मुझे ये बताओ भाई। अभी तक ये तो हमने जान लिया कि मेरे भीतर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बीमारी से लड़ती है, लेकिन मेरे भीतर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को ताकत कौन देता है कि तू लड़? होगा ना जो ये कहेगा सेना को कि जाओ और लड़ो।
ये सेनापति आपकी कॉन्शियसनेस है या चेतना है, जिसे हम कहते हैं। जब आप मेडिटेट करते हैं तो जैसे अभी मैंने, आप स्व यानी अपनी चेतना में स्थित होते हैं, अपनी से आपकी कॉन्शियसनेस में ये पावर होती है हील करने की, लड़ने की, ताकत देने की, तो आप अपने सेनापति को मजबूत कर रहे होते हैं आफ्टर मेडिटेशन, ड्यूरिंग मेडिटेशन। अब मेडिटेशन कैसे करें? तो ऑनलाइन ब्रेथ एंड मेडिटेशन वर्कशॉप्स होते हैं, उसमें अटेंड कर सकते हैं। यूट्यूब पर आर्ट ऑफ लिविंग के रैंडमली बहुत सारे गुरुदेव के मेडिटेशन हैं, आप वो सारे मेडिटेशन में से जो सेलेक्ट करेंगे आराम से कर सकते हैं। और स्पेशली कोविड के लिए डिजाइंड मेडिटेशंस हैं। कोविड के लिए अभी आर्ट ऑफ लिविंग ने प्री कोविड, कोविड एंड पोस्ट कोविड प्रोटोकॉल्स के नाम पे एक फ्री सेशन स्टार्ट किए हैं ऊर्जा नाम से, वो आप अटेंड कर सकते हैं। तो पुनीत जी आपको इसमें रेगुलर अपडेट देते रहेंगे। पुनीत कालानी जी आपको जब भी कहीं आपके ग्रुप्स में अपडेट करते रहेंगे जो ऊर्जा संबंधी कोर्स होते हैं। तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स को ऊर्जा करना चाहिए ताकि उनकी ऊर्जा बढ़ी रहे। जब ऊर्जा बढ़ी रहेगी तो फिर कहीं ना कहीं वो सारी चीजों को बैलेंस कर पाएंगे। देखो, जिंदा व्यक्ति का अर्थ क्या है? प्राण शक्ति से भरपूर। और मुर्दा व्यक्ति का क्या अर्थ है? प्राण शक्ति की न्यूनता। प्राण शक्ति आती कैसे है? ध्यान, प्राणायाम, मेडिटेशन, इन सब से। लेकिन इसका अगेन ये मतलब नहीं है, मैं फिर आपको कह रहा हूं, कुछ लोग कहेंगे कि फिर इसका मतलब प्राणायाम करते रहो तो अनंत काल के लिए धरती पर हो। नहीं, आप छोड़ोगे जरूर शरीर को, लेकिन चूंकि योगी का जीवन जिया है तो योगी की भांति शरीर छोड़ोगे। मृत्यु और जीवन में तीन ही फैक्टर्स काम आते हैं। इफ यू लिव लाइक अ योगी, योर डेथ विल बी लाइक अ योगी। इफ यू लिव लाइक अ रोगी, योर डेथ विल बी लाइक अ रोगी। एंड इफ यू लिव लाइक अ भोगी, योर डेथ विल बी जस्ट लाइक अ भोगी। और चौथा ऑप्शन बना नहीं है इस पृथ्वी पे, तो नहीं, किसी और ग्रह पे होगा तो वो मुझे पता नहीं। तीन ऑप्शंस हैं। जैसा आपका जीवन है, रोगी के जैसा जीवन, योगी के जैसा जीवन, या भोगी के जैसा जीवन। जैसा जीवन वैसी मृत्यु। तो इसलिए यहाँ अब क्या कर सकते हैं हम? व्हाट वी कैन डू नाउ, वी कैन सिंपली डू, ध्यान करिए, थोड़ा अपने आप पर फोकस करिए, प्राणायाम करिए, इन सारी चीजों, सुदर्शन क्रिया करिए। इस सारी चीजों से कहीं ना कहीं आप अपने आप को वापस से रीचैनलाइज कर पाएंगे। तो ये है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। अच्छा, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज वैक्सीन ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं, अगर वो अपने नॉर्मल हेल्दी स्टेट में है तो। क्योंकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज का हेल्दी स्टेट एक अलग डेफिनेशन में आता है। जो मैंने अभी बताया, नॉर्मल खा पी रहे हैं, नॉर्मल उनका डेली रूटीन है, दे कैन हैव वैक्सीनेशन। नेक्स्ट। सर, हाल ही कुछ डेटा ये बता रहे हैं कि युवाओं में मोर्टालिटी रेट बढ़ रही है अक्रॉस इंडिया, एंड ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द वैक्सीन प्लस द प्रायोरिटी बाय द गवर्नमेंट हैज बीन गिवन टू 45 एंड अबव। तो ये शायद युवाओं में थोड़ी केयरलेसनेस है या क्या है, इसके प्रति थोड़ी आप प्रकाश डालें, और उनको किस तरीके से पॉजिटिव होने के बाद उनको क्या चीजें अपने प्रति जागरूक करनी है कि उनको कहाँ डायरेक्शन में जाना है। देखो, इसमें भी वही बात आती है, जैसे अभी मैंने कोविड का चश्मा उतारा, उसमें सारे डेटा थे। अभी लोगों ने कहना शुरू किया था कि सेकंड वेव में युवा जा रहे हैं, और अभी लोगों का ऐसा मानना है कि थर्ड वेव में हो सकता है बच्चों पर फोकस रहे। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। जिस देश में 125 बच्चे एनसेफेलाइटिस से चले जाते हैं, बिहार जैसे जगहों में, या और कहीं जहाँ पर भी सुविधाओं का अभाव है, मैं कोई पर्टिकुलर नहीं कह रहा हूँ, तो ऐसी 125 चाइल्ड डाइड बिकॉज ऑफ फ्यू डिजीज। और अब जब कोविड के पेंडेमिक में उनमें एक एक्स्ट्रा इन्फेक्शन कोविड का होगा, तो हो सकता है नाम कोविड का लग जाए। बाकी मृत्यु पहले भी वैसी ही थी, जस्ट चश्मा उतारने की देर है। नाउ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज, युवाओं को आवश्यकता किस चीज की है? युवाओं को ज्यादा आवश्यकता है प्राणायाम और ध्यान करने की। अगर आपको ऐसा लगता है कि वृद्धावस्था में लोगों का काम है ये सब, वृद्धावस्था के ही काम है कि भाई प्राणायाम ध्यान, तो उनको ज्यादा जरूरत है। नो, जितना आप, मुझे ध्यान, एक बार किसी ने गुरुदेव से पूछा था कि गुरुदेव मैं बहुत बिजी रहता हूँ अपने बिजनेस में, मैं मेडिटेशन नहीं कर पाता हूँ, मुझे मेडिटेशन का टाइम नहीं मिलता। तो गुरुदेव ने बोला कि तुम्हें दो बार करना चाहिए। तो आंसर इसी में छुपा है कि तुम्हें 2 बार करना चाहिए से मतलब, चूंकि तुम ज्यादा बिजी हो, तुम इस धरती शक्ति हो, यू नीड मोर साधना, ताकि और ज्यादा अच्छे से आप काम आ पाए। तो इस चीज का ध्यान रखना है। जितने अच्छे साधक बने रहेंगे, जितना अपने आप पर काम करेंगे, बीइंग अ यूथ, देन यू विल बी मोर यूटिलाइज्ड फॉर दिस वर्ल्ड। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, साधना में और ज्यादा गहराई में जाइए।
ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर निरंतर इस्तेमाल किया जा रहा है विभिन्न कोविड पेशेंट्स द्वारा। हाँ, पेशेंट्स को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए या पेशेंट की फैमिली को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ओसी इस्तेमाल करने के पहले? कंसंट्रेटर वाइज Is it leading to any fungus sort of? देखो, इसमें जो मास्क होता है ना, उस मास्क को आप सैनिटाइज कर सकते हैं। सिंपल, जो अपने पास हैंड सैनिटाइजर है उसको आप अच्छे से एक स्टेराइल गॉज में दोनों हाथ पे ग्लव्स पहन के स्टेराइल गॉज पे थोड़ा सैनिटाइजर डाल के बार भी आप लगाते हैं, ऐसे उठा के सीधा नहीं लगाएं। मल्टीपल टाइम सैनिटाइज योर मास्क। पहली चीज तो ये, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखेंगे तो फंगल इन्फेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि किसी ने एक थ्योरी दी अभी थोड़े टाइम पहले, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन फंगस मे बी पॉसिबल, हो सकता है, एक थ्योरी है कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन इसका रीजन रहा हो, क्योंकि लोगों ने इसको कोरिलेट किया। अगर आप सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हैं तो आपको इन सारी चीजों से बचेंगे। सैनिटाइजेशन का ध्यान तो हमें हर चीज में रखना चाहिए, नॉट ओनली इन कंसंट्रेटर एंड अदर मास्क, हर चीज में रखिए आप। जैसे सरफेस के ऊपर जहां आप हाथ रखते हैं वो सरफेस पे भी सरफेस एंटीजेंस पॉसिबल हैं, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए कि भाई हर जगह बस दिन भर हाथ ही हाथ धो रहे हो, ऐसे हाथों में छाले पड़ जाएंगे। थोड़ा सा कॉशियसली, विवेक के साथ में थोड़ा स्वच्छता का ध्यान रखेंगे तो आपको नहीं होगा। और अगर जो लोग का स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना चाहिए, ताकि नॉट ओनली फंगस, दे कैन प्रिवेंट अदर इन्फेक्शंस आल्सो, क्योंकि डायबिटीज में इन्फेक्शन प्रोन होने का कारण उनका डायबिटिक या उनका शुगर अनकंट्रोल्ड होना है। किसी अचानक से शुगर 400 चला गया, अचानक से शुगर 100 आ गया, ये वेरिएशन थोड़ा सा दिक्कत करते हैं। तो स्ट्रिक्ट शुगर कंट्रोल, रेगुलर आसन इन द बॉडी, शरीर की शुद्धि आसन से करिए, मन की शुद्धि ध्यान से करिए, और धन की शुद्धि दान से करिए। एवरीथिंग विल बी प्यूरिफाइड, डोंट वरी, सब अच्छा रहेगा। नेक्स्ट सर, एक क्वेश्चन आया है कि हमें कोविड वैक्सीन फर्स्ट डोज 40-45 दिन पहले लग गई थी, बट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी अब हमें लग नहीं रही है, और हमें दिख रहा है कि आने वाले 10 से 15 दिन 20 दिन हमें नहीं लगेगी, प्रयास निरंतर है। तो इसमें जब अब क्या हमारी जो नेक्स्ट डोज होगी, क्या वो फर्स्ट डोज कहलाई जाएगी या इसके आगे क्या गाइडलाइंस होंगी? गाइडलाइन चेंज हो गई, 3 महीने के बाद लगेगी, अब डोंट वरी, ठीक है ना। तो अभी 45 दिन ही हुए हैं, और 45 दिन कर लो, 3 महीने हो जाएंगे, तब लग जाएगी। अच्छा, इसमें जितना गैप होगा ना उतना फायदा है। ये पहले डेटा आया नहीं, अब डेटा आने लग गया, तो अब ये पता लगने लगा पहली डोज और दूसरी डोज के बीच में जितना गैप दे रहे हैं उसका उतना एडवांटेज है, तो उसमें कोई घबराने जैसी बात नहीं है। और थोड़ा समय रुको, हो सकता है घर घर जाके वैक्सीन लगा दी जाए, हो सकता है, क्योंकि है ना, देखो भारत एक इतना समृद्धशाली देश है जहां पर न दानदाताओं की कमी है न पॉजिटिव एनर्जी की कमी है। तो फिर क्या है कि ये सब कुछ आराम से किया जा सकता है कि भाई घर घर जाके लगाओ वैक्सीन, क्या बड़ी बात है। भाई लोग नहीं आ पा रहे, लोग नहीं पहुंच पा रहे, जब हम घर घर जाके जनसंख्या गणना कर सकते हैं, बीमारियों की गणना कर सकते हैं, तो हम इतना भी तो कर सकते हैं कि घर घर जाके वैक्सीन लगाओ, सिंपल। Sir, you covered once when the HRCT is advised, please throw more light on it. हमारे ऑक्सीजन सैचुरेशन, देखो एक मेरे पास इंस्ट्रूमेंट भी पड़ा होगा, अभी तो घर घर में सबके पास, इसको हम कहते हैं पल्स ऑक्सीमीटर, ठीक है। इस पल्स ऑक्सीमीटर को जब आप ऐसे लगाते हैं तो इस पे 2 चीजें आती हैं, एक आता है हार्ट रेट, दूसरा आता है सैचुरेशन। सैचुरेशन अगर आपका 3 कैटेगराइज कर सकते हैं आप, 90, 90 से 95, 95 से ऊपर, 3 कैटेगराइजेशन, ठीक है ना। बिलो 90, 90 to 95 and more than 95. If your saturation varies between 95 to 98, अगर आपका सैचुरेशन 95 और 98 के बीच कहीं है और आप एक पॉसिबिलिटी में हो कि आपको कोविड है, तो शायद आपका सीटी स्कोर लगभग 5 के आसपास आएगा, 5-7 के आसपास आएगा। अगर आपका सैचुरेशन 90 और 95 के बीच वेरी कर रहा है, सपोज किसी का सैचुरेशन 92 है, 93 है, 94 है, तो उसका सीटी स्कोर लगभग 5-7 से ज्यादा, सैचुरेशन 90 के नीचे है तो अब उसका सीटी स्कोर 12-13 से ऊपर जा चुका है। 12-13 से ऊपर कितना आएगा वो सैचुरेशन से इररिलेवेंट है, 22 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है,
ठीक है ना। तो मोटा मोटा हमको ये पता लग जाता है कि भाई नाउ इट इज टाइम टू इंटरवीन रिलेटेड टू स्टीरॉयड एंड लो मोलिकुलर हेपेरिन। अब ये सही वक्त है जब हमारे को जीवन रक्षक दवाओं और ऑक्सीजन के साथ हमें रेस्ट करना है। अगर आपके पास घर पे ऑक्सीजन है बहुत बढ़िया, घर पे मैनेज हो सकते हैं बहुत बढ़िया, इतना रश करने का भागम भाग की आवश्यकता नहीं। और एक मूल मंत्र जो हर वेबिनार में देता हूं मैं यहाँ भी दे रहा हूँ, जो आपके परिचित हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, उनको एक 108 मनके की माला दीजिए, चाहे तो वो चंदन की माला हो चाहे वो रुद्राक्ष की माला हो, और उनके कान में एक धीरे से मंत्र फूंकिए। वो ये मंत्र होना चाहिए कि जब तू माला फेरता रहे एक ही मंत्र बोल, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। एंड मार्क माय वर्ड्स, आपकी बाकी दवाओं की तुलना में कहीं ना कहीं ये चीज जो उसकी पॉजिटिव एनर्जी है उसको बहुत सहायता करेगी रिकवर करने में। हम कहीं, मैंने अभी आपको बताया हम क्या करते हैं डिप्रेशन में, क्या होता है हम छोड़ देते हैं कमिटमेंट एंड होप छोड़ देते हैं कि अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। ज्यादातर मरीजों के साथ अगर आपका कहीं पाला पड़ा होगा तो क्या होता है, मरीज क्या कहते हैं, अब मुझे होप नहीं है, अब मेरा बच पाना मुश्किल है। तो उसको इस होप को थामे रखने के लिए आप उसका हाथ थामिए और बोलिए बिल्कुल ठीक हो तुम, कुछ नहीं होगा तुमको। पुनीत, मैं एक डॉक्टर साहब से क्वेश्चन कर सकता हूँ? अशोक अग्रवाल। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक दिल्ली में हमारे रोटरी क्लब एलीट क्लब के मेंबर हैं विवेकशील अग्रवाल, और वो भी योग साधना सब में काफी, जैसा आपने कहा, उसमें बहुत विश्वास करते हैं। और उन्होंने एक नई थ्योरी और एक नई रिसर्च करके पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं दिल्ली के डॉक्टर्स के साथ। में आपके साथ भी शेयर करूंगा कि जब भी हमारे बुखार होता है तो बॉडी का हमारा इम्यून सिस्टम उसको फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज पैदा करता है। और हम अभी कोविड में क्या कर रहे हैं, जैसे ही बुखार होता है इमीडिएटली हम हैवी एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स उसकी तरफ चले जाते हैं, और हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम उसको सप्रेस करना शुरू कर देते हैं। एंड आवर एंटीबॉडी जो बॉडी में लड़ने की क्षमता है उसको सप्रेस कर देते हैं। इसी को लेकर के उसने काफी अपनी रिसर्च करी है, और मैं वो डॉक्यूमेंट्स आपके साथ शेयर करूंगा, और चाहूंगा कि कभी 1-to-1 आप लोगों के साथ में, डॉक्टर एस एस अग्रवाल को भी मैंने पेपर्स भेज दिए हैं, आपको भी भेजूंगा, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसका एक जनरल डॉक्टर्स के साथ में वेबिनार करके और डिबेट करा जाए। तो ये जो एक सोच है, मैं सोच पे आपका आंसर चाहता हूँ कि हमारी बॉडी में भगवान ने कहा, जैसे आपने 2 सिलेंडर दिए ऑक्सीजन के लिए, भगवान ने हर रोग को लड़ने के लिए बॉडी में क्षमता दी है। तो क्या कोरोना का जैसे सर्दी जुकाम होते ही should we push ourselves to antibiotics or these steroids, paracetamol, या we should wait for a day or two और बॉडी को लड़ने? हाँ, मैंने अभी यही बताया था, देवासुर संग्राम, देवासुर संग्राम का पहला परिणाम होता है विष, यानी कि बुखार। आने दीजिए उसको, क्योंकि विष के पीछे ही अमृत है, इसका अर्थ है इम्यूनिटी। और अभी हम क्या करते हैं, पहले दिन ही भाग करके सीधा दवा लेते हैं। तो अभी लेना नहीं, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। अच्छा, वेट कब तक करना है, प्रश्न ये है, क्योंकि वहाँ लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं है। तो उस लाइन ऑफ डिमार्केशन को समझने के लिए ऑक्सीजन सैचुरेशन में देखते रहिए। अगर आपका सैचुरेशन ठीक चल रहा है तो बुखार को आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इररेस्पेक्टिव टू ऑल द थिंग्स, योर फीवर विल बी सबसाइड वन फाइन डे। और जब आपका फीवर सबसाइड होगा तब आप कंप्लीटली इम्यून हो जाएंगे, और फिर आपकी हेल्दी बॉडी के साथ अपने रूटीन काम को कर सकेंगे। यहाँ बुखार आते ही उसमें इंटरवेंशन, इमीडिएट इंटरवेंशन नीडेड नहीं है। ये मैं शुरुआत में भी बोला, दोबारा बोल रहा हूँ, और सबको यही जागरूक कर रहा हूँ कि 3 से 5 दिन तक, अगर आपका 5 छोड़िए अब तो 15 दिन मान लीजिए, अगर आपका 15 दिन फीवर है लेकिन आपका सैचुरेशन मेंटेन है, नो नीड टू इंटरवेंशन। आप मतलब उसमें एग्रेसिव मैनेजमेंट घातक सिद्ध हो सकता है। आप उसको चेक बैलेंस करते रहिए। जहां आपको इंटरवेंशन करना है इंटरवीन करिए, जहां इंटरवेंशन नहीं करना है रुक जाइए, थोड़ा इंतजार करिए प्रकृति के। डॉक्टर साहब आवाज चले गई आपकी। डॉक्टर साहब आपकी आवाज मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोल। डॉक्टर साहब आपकी आवाज चली गई थी, डॉक्टर मोहित शर्मा जी। हाँ 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 डॉक्टर साहब बोलिए। हाँ, तो
यही मैं बता रहा था कि है ना, उसमें एग्रेसिव मैनेजमेंट कैन हार्म, और बेसिकली कहीं ना कहीं हुआ भी है थोड़ा थोड़ा, जब ये जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजेशन इज बेसिकली एग्रेसिव, बट स्टिल हम या हम ये कोई चमत्कारी छड़ी वाला व्यक्ति नहीं आएगा। ये जस्ट हमको ही देखना है कि हमको ये पता लगेगा कि भाई अब भी गड़बड़ है, अब मुझे आवश्यकता है, ठीक है ना। इज द बेस्ट मेजरमेंट। जहां आपका सैचुरेशन अगर 95 से 98 तक है, नो नीड ऑफ एक्टिव इंटरवेंशन। सैचुरेशन 90 से 95 के बीच वेरी कर रहा है, नाउ यू कैन इंटरवीन। अब यहाँ आप थोड़ा सा एक कदम बढ़ा सकते हैं दवाओं को लेकर के, और 90 के आसपास है, 90 के नीचे है, तब आपको एक्टिव मैनेजमेंट चाहिए ही चाहिए। वहां अगर आप लापरवाही कर गए तो लापरवाही भारी पड़ेगी। ठीक, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। समय बहुत हो चुका है, क्वेश्चन बिल्कुल, तो बिल्कुल, बहुत है, क्वेश्चन बहुत है, लेकिन अभी हम फिलहाल इस कार्यक्रम को यहाँ विराम देते हैं, और मैं आमंत्रण दे रहा हूँ गोपाल गुप्ता साहब, जो हमारे प्रदेश सचिव है और बखूबी और बहुत ही ऊर्जावान सचिव, मैं कहूँगा कि वे पधारें और धन्यवाद ज्ञापित करें। गोपाल गुप्ता साहब। आप सभी ने एक दोहा सुना होगा, गुरु गोविंद दोनों खड़े। आप गौर करना, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पांव, बलिहारी गुरुदेव की, जो गोविंद दियो मिलाए। आज के इस वेबिनार का आयोजन करने में सबसे बड़ा योगदान सूर्य जी कालानी का रहा है। वो एक ऐसा संवेदनशील व्यक्ति है, दानवीर है, मृदुभाषी है। उनके संबंध में जितना मैं बोलूं उतना कम है। तो सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा सूर्य जी कालानी का। आपके सत प्रयास से साक्षात गोविंद डॉक्टर मोहित अपना कीमती टाइम निकाल करके हमारे बीच में आए। मान्यवर, एक शब्द सुना होगा, आपदा में अवसर। सबने सुना होगा, आपदा में अवसर। मैं क्षमा चाहता हूं डॉक्टर वर्ग से, कई डॉक्टर इस आपदा को अवसर मान करके इसका लाभ उठा रहे हैं, जबकि दूसरी ओर डॉक्टर मोहित अपना कीमती टाइम दे करके ऐसे वेबिनार के माध्यम से आम जन को जागरूक कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से साहब, आपके प्रति किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं, मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय विश्व महासम्मेलन की ओर से मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने, और मैं एक बात तो चाहता हूं, इस वेबिनार में हमारे राजस्थान के 32 जिलों के पदाधिकारी जुड़े हैं। उन सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब का जो टाइम मिला है उसका सही उपयोग तभी होगा, उनके प्रति गुरुदर्शन तभी मिलेगी जब उसका उपयोग करें। तो 3 संदेश दिए डॉक्टर साहब ने, प्राणायाम, ध्यान और सुदर्शन। साथियों, आप सबसे पुनः अनुरोध है कि 24 घंटे में अगर 24 मिनट आप खुद को नहीं दे सकते हैं, आपका जीवन बेकार है, आपका कमाया हुआ धन बेकार है। आप जीवन शैली बदलाव लाइए, खान पान बदलिए। मैं खुद आपके सामने हूं, 75 साल की मेरी उम्र है डॉक्टर साहब। आई एम 75। आई गेट अप एट 5 इन द मॉर्निंग। मैं सुबह 2 घंटा प्राणायाम योग करता हूं। बापू नगर में प्राकृतिक चिकित्सालय है, उससे जुड़ा हुआ, और मैं भी कोशिश करता हूं। हम पैसा कमाते हैं, हम वेश्य हैं, भगवान ने हमें दिया है जन्म विश्व कुल में, हम रोजगार देते हैं, लेकिन खुद पर ध्यान नहीं देते हैं। आज डॉक्टर साहब ने 2 घंटे टाइम दिया, इसका सबसे बड़ा आप फीस कहिए, उनके प्रति श्रद्धा नमन कहिए। आप जाइए अपने परिवार में, अपने गली में, अपने मोहल्ले में, आप जागरूक कीजिए अपने साथियों को कि प्राणवायु, डॉक्टर साहब ने कहा, आपके शरीर में ऑक्सीजन पंप है, उनका उपयोग कीजिए, तभी आपके सार्थकता है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा अंतर्राष्ट्रीय विश्व महासम्मेलन के अध्यक्ष परम आदरणीय अशोक जी अग्रवाल का, अपने रामदास जी अग्रवाल साहब द्वारा स्थापित परंपरा का निर्वहन किया। आप हांगकांग, बैंकॉक, न्यूयॉर्क, सिंगापुर आदि में जो विश्व समाज है, उन सबको जोड़ करके आप जागरूक कर रहे हैं। समाज के प्रति समर्पण भाव कैसे रखा जाए, इसके प्रति आप समर्पण कर रहे हैं। तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा अशोक जी आपके प्रति भी। आप वेश्य हैं,
व्यापारी हैं, लेकिन आपने जीवन का ध्येय बनाया है कि समाज की सेवा करना, और आपसे प्रेरित होकर के देश समाज कुछ कर पाता है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा ध्रुवदास जी अग्रवाल का, जो रामदास जी के भाई हैं और अशोक जी अग्रवाल के चाचा हैं, जो सदैव जब लोग डरे हुए सहमे हुए घर से बाहर निकलते नहीं है, आप हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, मरीजों का इलाज करते हैं, खाना बांटते हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे प्रदेश के वेश सम्मेलन के पदाधिकारियों से, खास करके हमारे सीकर, अजमेर, माउंट आबू, जहाँ हमारे साथियों ने अनेक काम किए हैं। मैं पुनः सबका आभारी हूँ, और फिर एक बार अनुरोध करना चाहता हूँ, डरे नहीं, घबराए नहीं, शंकाकुल नहीं रहे, और डॉक्टर साहब का जो मैसेज है उसकी पालना करें, तभी वेबिनार रखें। पुनः भाई सुरेश जी, आपका, आपके परिवार का अभिनंदन, आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, साष्टांग दंडवत करता हूँ। ऐसी कोई शाम नहीं जिसकी सुबह नहीं होती है, सवेरा फिर होगा। आप हिम्मत रखें, हौसला रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद गोपाल जी। डॉक्टर साहब को साधुवाद देने के साथ साथ मैं सबसे ज्यादा आभार हूं आप सबका कि आप सब इतनी बड़ी संख्या में जुड़े। डॉक्टर साहब ने स्वीकृति भी दे दी और आरबीएफ ने भी मेरे को परमिशन दे दी कि इस तरह की वेबिनार ऑर्गेनाइज करी जाए, लेकिन आप इतनी बड़ी बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। कल्याण जी धन्यवाद बहुत।